Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. चवन, साजिश, नशा और एक मुलाकात. रात का वक्त. एक बार जहाँ हर कोई अपनी मस्ती में झूम रहा है तो वही कोने में एक लड़की चुपचाप सोफे पर बैठी होती है और सॉफ्ट ड्रिंक ले रही होती है. उसके बगल में बैठा लड़का उससे कहता है, आरुषि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? यही कह वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है. वो लड़की आरुषि जिसने व्हाइट कलर का टॉप और ब्लैक जीन्स पहना था, उसके बालों की पोनी बंधी हुई थी, गोरा बदन, होठों पर तिल जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है. आरुषि उसे अपने प्यार भरी आंखों से देखती है और अपना हाथ उसके हाथों में रख देती है और दूसरी तरफ बैठी हुई लड़की से कहती है, माया मैं अभी आई. यही कह वो उस लड़के के साथ चली जाती है. तो वही माया उसके जाने के बाद उस ग्लास को देखती है जिसे आरुषि जूस पी रही थी. उसने उस ग्लास में बचे हुए जूस में एक पीली दवाई डाल दी और आरुषि की तरफ शैतानी मुस्कान के साथ देखती है. माया खुद से कहती है, जितना मौज करना है आज की रात कर लो आरुषि दी, क्योंकि आज के बाद आपका सब कुछ आपसे छिन जाएगा और आपका प्यार विशाल भी मेरा होगा. यही कह वो आरुषि के साथ डांस कर रहे विशाल को बड़े ही हसरत भरी नज़र से देखने लगती है. दूसरी तरफ बार के प्राइवेट रूम में एक हैंडसम सा लड़का जिसकी घनी पलकें, एक हाथ में सिगरेट जिससे वो लंबी लंबी कश भर रहा था, वो उस रूम की बालकनी से बाहर देखते हुए अपने असिस्टेंट अहान से अपनी सख्त आवाज में कहता है, जो काम मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था क्या वो हुआ? उसकी बात सुनकर उसका असिस्टेंट अपना सर झुका लेता है और अपनी धीमी आवाज में कहता है, सर हम लड़की खोज रहे हैं पर ऐसी लड़की मिलना जैसा आप चाहते हैं वो भी 2 दिन में तो मुश्किल है. यही कह वो अपना सर उठाकर अपने बॉस को देखता है जो उसे ही देख रहा होता है. आदित्य गुस्से से कहता है, आहान तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो जैसा कहा जाए वैसा करो. आदित्य धनराज गिर के लिए मुश्किल जैसे शब्द मायने नहीं रखते, समझे तुम? यही कह वो अपना सर फिर से बालकनी की तरफ कर लेता है तो वही उसका असिस्टेंट अपने बॉस के गुस्से को समझता है और जल्दी से वहां से काम करने के लिए निकल जाता है. आहान अच्छे से समझता है कि उसका बॉस ऐसा क्यों कर रहा है. दूसरी तरफ बार के कोने में माया ने विशाल के भी ग्लास में एक दवाई मिला दी थी. जब विशाल और आरुषि डांस खत्म कर वापस माया के पास आते हैं तो अपना अपना जूस खत्म करते हैं. आरुषि को कुछ अजीब सा फील होता है तो वो विशाल से कहकर वॉशरूम चली जाती है. उसके जाने के बाद विशाल को एकदम से सब धुंधला सा दिखाई देने लगता है. उसका सर भारी हो जाता है जिससे वो अपना सर पकड़ लेता है. माया उसकी हालत देख उस पर झूठा फिक्र जताते हुए उसे एक रूम में ले जाती है और जाने से पहले बार के वेटर को कुछ इशारे करती है. वेटर उसका इशारा समझकर हमें गर्दन हिलाता है और उसके जाने के बाद वहां आरुषि का इंतजार करता है. तो वही आदित्य खिड़की से बाहर देख रहा था कि तभी उसका फोन बजता है, जिसके बाद दूसरी तरफ से कही गई बातों को सुनने के बाद वो जल्दी से फोन रख अपना कोट हाथ में लेता है और जल्दी से रूम से बाहर आता है. आदित्य जब रूम से बाहर आता है तो वो काफी लंबे कदमों से बाहर की तरफ जा रहा था. उसके पीछे उसके गार्ड थे पर तभी एक लड़की अपने सर को पकड़े हुए आती है. उसे काफी चक्कर आ रहे होते हैं. वो लड़की लड़खड़ाते हुए खुद से कहती है, लगता है यह माया की कोई नई चाल है. मुझे जल्द से जल्द विशाल के पास जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा. यही कह वो जैसे तैसे अपने कदम बढ़ती है पर वो किसी से टकरा जाती है और खुद को गिरने से बचाने के लिए वो उस आदमी की कॉलर को खींचती है जिससे आदित्य के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो लड़की उसे अपने साथ लेकर गिर जाती है. उन दोनों को ऐसे देख आदित्य के पीछे खड़े गार्ड अपनी जगह पर जम जाते हैं क्योंकि उसका बॉस जब गिरा तब उस लड़की के और उनके बॉस के बीच एक एक्सीडेंटली किस हो जाती है. ऐसा होते ही उन दोनों को ही बड़ा सा झटका लगता है. आरुषि को तो उस दवाई के असर से और किसी मर्द की छुवन से उसकी बॉडी गर्म हो जाती है. आदित्य जब उससे थोड़ा अलग होता है तो उस लड़की को देखता रह जाता है. वो अभी भी उसी पोजीशन में था. अभी भी आरुषि की गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी. तभी उसके कानों में आरुषि की धीमी आवाज आती है, प्लीज हेल्प मी. यही कह वो धीरे धीरे बेहोश हो जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है. उसे ऐसा देख आदित्य हैरान हो जाता है. उसे समझने में देर नहीं लगती कि आरुषि के साथ क्या हुआ है. वो जल्दी से आरुषि को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार की ओर चल देता है. उसके पीछे खड़े गार्ड यह देख और भी हैरान थे क्योंकि आदित्य कभी भी किसी लड़की के करीब नहीं गया था. तो बाहों में उठाना तो बहुत दूर की बात है पर उन्हें अभी तो आदित्य के पीछे जाना था.
वो लोग जल्दी से जाके कार में बैठ जाते हैं तो वही आदित्य ने अभी भी आरुषि को अपनी गोद में लिया था। उसने अपने ड्राइवर से तेज आवाज में कहा, जल्दी चलो। उसके कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी को और भी तेज किया। इन सब के बीच आदित्य की नज़र एक बार भी आरुषि से नहीं हटती। उसके चेहरे को देख वो और भी परेशान हो जाता है। उसने उसे कसकर अपनी हाथों की मुट्ठियां बना ली। आदित्य ने घर पर फोन कर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फोन रख दिया, और अब आरुषि को देख कुछ सोचकर एक एविल स्माइल करता है, जिससे कार का तापमान डर से और भी गंभीर हो जाता है। आगे की कहानी में जाने क्या हुआ, आखिर आदित्य आरुषि के करीब क्यों गया, क्या सोच रहा है आदित्य, और माया क्या करना चाहती है, क्या होगा जब आरुषि को होश आएगा, विशाल क्या करेगा, जाने मेरे साथ मेरे अजनबी में। चटू गुमराह बार में माया जल्दी से विशाल को बेड पर रखती है और थोड़ी दूर जाके फोन पर किसी से कुछ बात करती है। बात करने के बाद वो बहुत गुस्से में होती है। तभी उसकी नज़र बेड पर लेटे विशाल पर जाती है। उसके चेहरे पर एक बार फिर वही शैतानी मुस्कान आ जाती है। माया विशाल के करीब जाते हुए खुद से कहती है, क्या हुआ जो आप उस वेटर से बच गई, पर कब तक आरुषि दी, अच्छा हुआ जो आप उस अजनबी के साथ चली गई, अब मेरे और विशाल की सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। यही कह वो विशाल के पास जाके बैठ गई और उसके होठों को देखने लगी। उसके होठ सूखे हो गए थे दवाई के असर से, पर माया अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए अपने और विशाल के कपड़ों को निकाल देती है और बड़ी ही शिद्दत से विशाल के होठों को चूम रही थी। तो वही नशे में विशाल अपनी शरीर के गर्म होते ही किसी की छूवन पाते ही वाइल्ड हो जाता है और माया के बाल को पकड़ उसे अपने और भी करीब कर लेता है। उसका इस तरफ का बर्ताव माया को बहुत भाता है, जिससे वो पूरी तरह से उसमें खो जाती है। तो वही दूसरी तरफ आरुषि एक कमरे के बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी थी, जिससे अब उसका शरीर उतना गर्म नहीं था, पर वो अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने आरुष से कहा, लगता है जैसे कोई इनसे अपना बदला लेना चाहता हो, इसलिए इन्हें इस तरह की दवाई दी गई थी। डॉक्टर की बात आरुष को समझ नहीं आती। वो डॉक्टर से पूछता है, मतलब क्या है आपका। डॉक्टर उसे बताते हुए कहते हैं, मिस्टर धनराजगिर, इन्हें जो ड्रग दिया था वो वाकई काफ़ी हाई डोज का था। जैसा कि आपने बताया कि आप इन्हें अभी एक बार से लेकर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप इन्हें सही वक्त पर लाए। अगर थोड़ी देर हो जाती तो इन्हें ऐसे हालात में पाकर कई लोग इनका फ़ायदा उठा सकते थे। आदित्य ने जब डॉक्टर की बात सुनी तो उसकी भौहें आपस में तन गई। उसका शक सही था। उसने भी जब आरुषि को देखा था तो उसे भी कुछ ऐसा ही देख लगा था। आदित्य ने डॉक्टर से ऑर्डर देते हुए कहा, आप इनका अच्छे से ख्याल रखें, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते आप कहीं नहीं जाएंगे। यही कह वो रूम से जाने लगा तब वही डॉक्टर आदित्य की बात पर अपना सर हिला दिया। तो वही एक डॉक्टर ने उससे बड़ी ही हिम्मत से सवाल किया, मिस्टर धनराजगिर, यह मैडम आपकी क्या लगती है। यही सुन आदित्य के कदम जो दरवाजे तक पहुंचे थे वो वहीं रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ एक नज़र आरुषि को देखता है और अपनी रुखी आवाज में कहता है, यह मेरी अजनबी है। यही कह वो रूम से बाहर चला जाता है। सभी डॉक्टर एक दूसरे को देख अपने कंधे उचका दिए। तो वही आदित्य उस रूम से निकल बाहर आता है और नीचे हॉल में मौजूद अपने असिस्टेंट को कहता है, ऊपर जो लड़की है मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए सुबह होने से पहले। यही कह वो अपने रूम में चला जाता है। आहान तो अपने बॉस को वहां से जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ देर पहले उसे गार्ड से पता चला था कि आदित्य किस तरह उस लड़की से मिला। ये जान उसके तो होश उड़ गए थे, पर अब उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालना, आखिर बॉस करना क्या चाहते हैं, ये सोच आहान वहां से चला जाता है और बॉस के ऑर्डर को पूरा करता है। अगली सुबह बार के प्राइवेट रूम में माया अपने और विशाल के साथ बिताए गए उस पल को याद करती है और मुस्कुराते हुए विशाल की आंखों को चूम लेती है। ऐसा होते ही विशाल दूसरी तरफ पलट जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। उसे उठता देख माया के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो जल्दी से अपनी रोनी सी सूरत बना लेती है और झूठे आंसू बहाकर रोने लगती है। जब विशाल के कानों में किसी की रोने की आवाज जाती है तो वो उस तरफ देखता है। उस तरफ माया को देख वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। फिर वो अपनी हालात देखता है, जिसे देखने के बाद उसे सब कुछ समझ आ जाता है। विशाल को बहुत गिल्ट फील होता है। आखिर वो आरुषि को धोखा कैसे दे सकता है। वो ठीक से बैठ जाता है और माया से पूछता है, माया माया यह सब कैसे। उससे तो सवाल भी नहीं पूछे जा रहा था। माया ने रोते हुए कहा, मैं तो तुम्हें यहाँ लेटा कर दी के पास गई थी, पर दी तो किसी और के साथ चली गई। जब विशाल ने यह सुना तो वो शॉक हो गया। आरुषि उसे छोड़कर कैसे जा सकती है, ये सवाल उसके दिमाग में था। माया ने उसे अपने मोबाइल की तस्वीरें दिखाई, जिसमें आदित्य आरुषि को अपनी बाहों में उठाकर अपनी कार में ले जा रहा होता है। उस फोटो को देख विशाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो सही है। तो वही माया विशाल के बदलते भाव को देख माया मन ही मन खुश हो रही थी।
माया ने रोते हुए कहा, दी को जाता देख मैंने उन्हें रोका पर दी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए है, पर अब उन्हें कोई और मिल गया है। विशाल उसकी बातें सुन रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। माया ने आगे कहा, तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने वाली थी, पर जब मैं तुम्हें उठाती तुमने मुझे किस करना शुरू किया। मैंने बहुत रोका पर उसकी आगे की बात सुन विशाल उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने झुकी हुई नज़रों से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं इसके आगे वो कुछ कह नहीं पाया। माया ने उससे कहा, विशाल कुछ मत बोलो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी भी है। पहले मैंने तुम्हें रोका पर आगे मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उसकी बात सुन विशाल उसे हैरानी से देखने लगा और उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? आगे की कहानी में जाने क्या होगा। आखिर आदित्य को क्यों जानना है आरुषि के बारे में? अब विशाल क्या करेगा? छत्री, आरुषि की चिंता। विशाल के सवाल पर माया उससे कहती है, मैं तुम्हें काफी समय से पसंद करती हूँ, पर तुम्हारा रिश्ता दी से जुड़ा था इसलिए मैं कभी कह नहीं पाई, पर मैं तुम्हारी हालात देख नहीं पाई कल, इसलिए मैंने तुम्हें वो सब करने दिया जो तुम करना चाहते थे। यही कह उसने अपने आंसू पोंछे और अपना मुंह अपनी हथेलियों में छुपा के सिसकन लगी। वही जब विशाल ने जब ये सुन तो उसने एक नज़र अपने हाथ में रखे उस फोटो को देखा और फिर माया को उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब से मेरा और आरुषि का कोई रिश्ता नहीं। जब माया ने ये बात सुनी तो उसे दिल में बहुत खुशी हुई। उसने विशाल से कहा, तुम ऐसे कैसे? विशाल ने उसके आंसू पोंछे और कहा, जिस तरह उसने मुझे ठुकरा दिया उसी तरह मैं भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकता हूँ। विशाल की बातों में आरुषि के लिए नफरत साफ झलक दिख रही थी, जिसे महसूस कर माया की खुशी पल पल बढ़ रही थी। माया ने विशाल के चेहरे को अपने हाथों से थामा और कहा, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी। विशाल ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे देखते हुए कहा, तुम हो ना मुझे संभालने के लिए, जिस तरह कल संभला था आगे भी संभाल लेना। उसकी बात सुन माया उसे हैरानी से देखने लगी। विशाल ने उससे आगे कहा, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो? तो फिर? उसकी बात सुन माया ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर हाँ कहा। उसके बाद उसने विशाल को गले लगा लिया। दूसरी तरफ आदित्य अपने स्टडी रूम में अपने हाथ में रखी फाइल को बड़े ही ध्यान से पढ़ रहा था, जिसमें आरुषि की इन्फॉर्मेशन थी, जिसे पढ़ उसके चेहरे के भाव पल पल बदल जाते। उसमें लिखा था, आरुषि वनराज सिंघनिया, हाइट 5 फुट 1 इंच, ग्रेजुएटेड इन MBA फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, अभी पोस्ट ग्रेजुएट चल रहा है। माँ का नाम दिव्या, पर बचपन में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। वनराज सिंघनिया ने दूसरी शादी की रागिनी मेहरा से, जिससे उसकी एक सौतेली बहन है माया सिंघनिया, और उसका बचपन का दोस्त विशाल मेहता। ये पर उसकी भोय आपस में तन गई। उसने सामने खड़े अपने असिस्टेंट आहान को देखकर कहा, यह विशाल कौन है? आहान ने डरते हुए कहा, विशाल से अगले ही हफ्ते उनकी सगाई होने वाली है। और जब आदित्य ने ये सुन तो उसे गुस्सा आया, पर असिस्टेंट की आधी कही बात को सुनने के लिए वो उसे घूरना लगा। आहान ने कहा, सिर यह कि मैडम को बार में माया ने ही फंसाया था। यही कह वो उसे सारी बातें बता देता है और वहाँ की CCTV फुटेज भी दे देता है। ये देख और सुन आदित्य के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ जाती है। उसे अब पता चल चुका था कि विशाल अब माया के साथ है। यह जान वो खुश था क्योंकि वो आरुषि से अब दूर था। तभी उसे एक आवाज आई, जिसे सुन आदित्य अपने असिस्टेंट के साथ बाहर आया। बाहर आरुषि धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रही थी। उसका सर भारी था, पर फिर वो लड़खड़ा रही थी। आखिर में जब वो गिरने को हुई तो दो मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। आरुषि ने डर से अपनी आंखें बंद की थी, तो वही आदित्य बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। आरुषि ने जब पाया कि उसे कुछ नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें आदित्य की आंखों से टकरा गई। वो उसकी आंखों में एकटक देख रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब आदित्य ने उसे उठकर सोफे पर बिठा दिया। जब उसे पता चला कि वो सोफे पर है तो वो फिर उठाने लगी। तभी आदित्य ने उसके हाथ को पकड़ उसे वापस वही बिठा दिया और उसे देखते हुए कहा, जब तक आदित्य धनराज गिर नहीं चाहता तो उसके सामने से एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो तुम यहाँ से जाने के बारे में भूल जाओ। यही कह उसने पीछे एक नौकर को इशारे किया तो उस नौकर ने जल्दी से नींबू पानी लाकर टेबल पर आरुषि के सामने रख दिया। तो वही आरुषि आदित्य को अपनी घबराए नज़रों से देखने लगी। उसका नाम ही उसे डराने के लिए काफ़ी था। आखिर आदित्य धनराज गिर को कौन नहीं जानता? धनराज गिर इंडस्ट्री का मालिक, जिसके नाम पूरे एशिया में राज करता है, पर किसी ने उसे आज तक देखा नहीं। बस कुछ ही लोग हैं जिसने आदित्य धनराज गिर को देखा था। आरुषि को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके सामने बैठा शख्स आदित्य है जिसे वो देख रही है, पर उसके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। उसे तो ये जानना था कि वो यहाँ आए कैसे। विशाल कहाँ है? वो उसे ढूंढ रहा होगा, उसके घरवाले परेशान होंगे,
ये सब सोच वो उससे बोली, मुझे अपने घर जाना है। उसकी आवाज थोड़ी डरी हुई थी पर बहुत प्यारी थी, जिसे सुन आदित्य ने कहा, इसे पियो। ये कह उसने वो नींबू पानी उसे पकड़ा दिया। आरुषि ने ना चाहते हुए भी वो ग्लास पकड़ा। आखिरकार आदित्य ने उसे ये दिया था, वो उसे देख ही डर गई थी। उसने नींबू पानी का सिप लिया और हिम्मत कर उसने आदित्य से पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? आदित्य समझ रहा था उसकी घबराहट को। उसने आहान को देखा तो आहान ने आगे आकर उसे अब कुछ बताया, जिसे जानकर आरुषि को यकीन नहीं हुआ। वो ये बात जानती थी कि माया उससे नफरत करती है, पर उसने उसे ड्रग देकर बदला लेने की कोशिश की, इस बात की उसे उम्मीद नहीं थी। उसने नींबू पानी का खाली ग्लास टेबल पर रखा और खड़े होते हुए कहा, मुझे जाना होगा, मेरे घरवाले मेरी राह देख रहे होंगे। ये कह वो जाने लगी तो आदित्य ने एक हाथ से उसकी हाथ की कलाई पकड़ी। ये होते ही आरुषि सवालिया नज़ारों से उसे देखने लगी। आदित्य ने उससे कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कह वो उसका हाथ पकड़ बाहर ले गया और वो दोनों आरुषि के घर की तरफ चल दिए। अब आगे की कहानी में जाने क्या हुआ, आदित्य आखिर क्या करना चाहता है, अब विशाल की नफरत का कैसे फायदा उठाएगी माया। गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। चैप्टर 4, आरुषि को थप्पड़ मारना। आरुषि का घर का माहौल बहुत ही गंभीर था। सोफे पर विशाल और माया चुपचाप बैठे थे तो वही वनराज बहुत ही गुस्से में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। तो वही रागिनी सोफे के बगल में खड़ी थी, वो भी गुस्से में लग रही थी। रागिनी ने कहा, मैं तो हमेशा आरुषि को अपनी बच्ची की तरह पाला, पर उस लड़की ने खानदान की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। अब पता नहीं कहाँ अपना मुंह काला कर रही होगी। उनकी बात सुन वनराज, जो भी तक यहाँ वहाँ टहल रहे थे, वो अपनी जगह रुक गए। उन्होंने टेबल पर रखे उन तस्वीरों को देखा। ये वही तस्वीर थी जिसमें आरुषि को आदित्य ने अपनी गोद में उठाया था। बार में पार्टी लाइट डीम होने की वजह से आदित्य का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर इतना पता चल रहा था कि जरूर वो कोई बड़ा आदमी है। वनराज जी ने जब सारी बातें माया के मुंह से सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर ये तस्वीरें देख उन्हें यकीन हो गया। उन्हें अब आरुषि से नफरत होने लगी थी। उन्होंने कहा, अगले हफ्ते में विशाल के साथ उसकी सगाई थी, पर अब ये सब। परेशानी में उन्होंने अपने सर पर हाथ रख लिया और बोले, अब मैं लोगों को क्या बोलूंगा, कैसे बताऊंगा सगाई टूटने की वजह। उनकी बात सुन विजय अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, अंकल आपको ये सगाई तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सगाई जिस दिन तय की गई थी वो उसी दिन होगी। उसकी बात सुन सब उसकी ओर देखने लगे। वनराज ने कहा, बेटा कैसे बात कर रही हो, तुम और तुम्हारी परिवार की इज्जत का क्या होगा? तभी रागिनी ने कहा, हाँ बेटा, वनराज सही कह रहे हैं। तभी विशाल ने कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, इसमें किसी की बदनामी नहीं होगी अगर आप। यही कह उन दोनों को देखने लगा। तभी रागिनी ने कहा, अगर क्या बेटा? विशाल ने हिम्मत कर कहा, अगर आप मेरी माया की सगाई करवा दे तो सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुन वो दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। तभी रागिनी ने एक नज़र माया को देखा, जो शातिर मुस्कान के साथ उसे ही देख रही थी। वो सब समझ गई। रागिनी जी ने वनराज की तरफ देखा, वो काफी सोच में दिखाई दे रहे थे। तभी रागिनी ने वनराज को वहां से दूर ले जाते हुए कहा, आप सोच क्या रहे हैं? विशाल ठीक कह रहा है। अगर ऐसा करने से इस परिवार की और विशाल के परिवार की इज्जत बच रही है तो ऐसा करने में गलत क्या है? वनराज ने हिचकिचाते हुए रागिनी से कहा, पर रागिनी। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी रागिनी ने वनराज की बात को काटते हुए कहा, पर क्या वनराज, जरा सोचिए, अगर यह बात बाहर आ गई तो शायद ही कोई होगा जो आगे चल के माया का हाथ थमेगा। आपकी उस बेटी की वजह से मैं माया की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। अब वनराज को भी रागिनी की बात सही लग रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, पर मैं एक बार माया से पूछूंगा। उनकी बात सुन रागिनी जी खुश हो गई। वो दोनों विशाल और माया के पास गए। उन्हें देख विशाल और माया, जो अब तक सोफे पर बैठे थे, वो अब खड़े हुए। वनराज जी ने माया को देख माया से पूछा, बेटा क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? वो उसे बड़ी ही आस से पूछ रहे थे। माया को ये सब सुन दिल में बहुत खुशी हो रही थी। उसने वनराज जी से कहा, पापा अगर इन सब से आपकी इज्जत को कुछ नहीं होगा तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। ये कह उसने वानराज को भरोसा दिलाया। अपनी बेटी को समझदारी की बात करता देख वो खुश हुए और उन्होंने वो रिश्ता तय कर दिया। अब सभी के दिल से बोझ निकल गया था, पर आरुषि के लिए नफरत बढ़ गई थी। तभी पीछे से आवाज आई, पापा। ये सुन सब ने पीछे देखा, जहां आरुषि खड़ी थी। वो दौड़ के अपने पापा के गले जा लगी। वो कुछ कहती इससे पहले वनराज जी ने उसे खुद से दूर किया और कस के एक तमाचा आरुषि के गाल पर दे मारा।
आरुषि, जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या हुआ है, वो इस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए थप्पड़ पड़ते ही आरुषि जमीन पर गई और टेबल से उसका सर टकरा गया। उसके सर से खून निकलने लगा क्योंकि उसके माथे पर एक कट लग गया था। वही माया और रागिनी के दिल में यह देख सुकून था। विशाल ने जब यह देखा तो एक पल के लिए उसका दिल आरुषि के लिए पिघलने लगा, पर वजह याद आते ही वो रुक गया और आरुषि को अपनी घिन भरी नजरों से देखने लगा। आरुषि जैसे तैसे खड़ी हुई, उसे यकीन नहीं हुआ कि आज तक उसे पिता ने उस पर कभी खरोच तक आने नहीं दी, आज उन्होंने खुद उसे चोट पहुंचाई। उसने एक नज़र रागिनी और माया को देखा, जिसे देख वो समझ गई कि उन्होंने ने ही कुछ किया है। वो दोनों हमेशा ऐसा हो करते, हमेशा आरुषि को परेशान करते थे। उसने विशाल की तरफ देखा जो अपना मुंह फेरे खड़ा था। उसने हकलाते हुए वनराज से कहा, आखिर मेरी गलती क्या है? तभी रागिनी जी आई और कहा, एक तो रात भर पाए आदमी की बाहों में थी और पूछती है कि मेरी गलती क्या है। रागिनी जी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा तो आरुषि को उसकी बात पहले समझ नहीं आई। बाद में उसने माया को देखा जो तिरछी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। अब उसे सारी बात समझ आ गई थी। उसने वनराज से कहा, पापा ऐसा नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वो मैं। वनराज ने उसे गुस्से से कहा, मत कहो मुझे पापा, तुम ये हक खो चुकी हो। आज के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है माया। आगे की कहानी में जाने क्या हुआ, आखिर अब क्या करेगी आरुषि, जाने में साथ सिर्फ मेरे अजनबी में। च5 आरुषि का बेहोश होना। जब आरुषि ने अपने पापा के मुंह से ये सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके आंखों से 2 बूंद आंसू निकल आए। वनराज ने आगे कहा, कौन था वो, किसकी साथ थी तुम? वनराज ने लगभग उसे झकझोर कर कहा तो आरुषि ने उन्हें बताया कि कैसे ड्रिंक करने के बाद वो वॉशरूम गई और बाहर आकर किसी से टकरा गई और बेहोश गई। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं। उन सभी का सच बताने के बावजूद किसी को भी आरुषि पर विश्वास नहीं हो रहा था, जिस वजह से आरुषि ने उन्हें आदित्य धनराज का नाम नहीं बताया, क्योंकि इस बात पर तो कोई यकीन नहीं करता और सब उसे पागल समझते। और तो और आदित्य जिसने उसकी मदद की थी, उसका नाम खराब हो जाता। किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। आरुषि रोते रह गई। आखिर में वनराज ने उसके हाथ की कलाई को कस के पकड़ा और उसे घर से बाहर निकाल दिया। वनराज ने गुस्से में आरुष से कहा, आज के बाद तुम्हारा सिंघनिया परिवार से कोई लेना देना नहीं। यही कह उन्होंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया। आरुषि को तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक रात पहले तक उसके साथ सब कुछ ठीक था, पर अब एक रात बाद सब कुछ खत्म हो गया है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। आरुषि सड़क पर बेसुध होकर चली जा रही थी। उसे किसी चीज का कोई होश ही नहीं था। कई गाड़ियों से उसकी टक्कर होते होते बची तो वही सड़क पर एक कोने में धीरे धीरे चल रही काले कलर की कार में से कोई था जो उसे लगातार देखे जा रहा था। तभी एक ट्रक तेजी से चल के आ रहा था जिसका आरुषि को कोई ध्यान ही नहीं था। वो ट्रक जैसे ही आरुषि के करीब पहुंचता उससे पहले ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से वो उस इंसान की मजबूत बाहों में आ गई। आरुषि ने जब अपने आप को किसी की मजबूत बाहों में पाया तो उसने आंखें खोलकर उसे देखने की कोशिश की, पर सूरज की तेज किरण उसके आंखों पर पड़ रही थी, इसलिए वो साफ साफ उसे देख नहीं पा रही थी। पर जब उसके कानों में आवाज गई तब उसे पता चला कि वो कौन है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वो तेज चक्कर खाके बेहोश हो गई। यही देख आदित्य को उसकी चिंता हुई। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर कार में बैठ वहां से अपने घर चला गया। आदित्य का घर। करीब आधे घंटे बाद आरुषि को होश आया। डॉक्टर ने आदित्य को बता दिया था कि आरुषि को चक्कर कमजोर होने के कारण आया है। शायद उस ड्रग ने उसे थोड़ा कमजोर कर दिया था। आरुषि को जब होश आया तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के माहौल को देखने लगी। अपने आप को जाने पहचाने रूम में देखने के बाद वो समझ गई कि वो किसके घर पर है। आरुषि ने मन ही मन कहा, अरे नहीं, मैं फिर से उस आदमी के घर क्या कर रही हूँ। यही कह वो वक्त याद करने लगी जब वो बेहोश हुई थी। उसने फिर से मन ही मन कहा, क्या उस अजनबी ने मुझे बचाया। यही याद आते ही उसे सुबह की सारी बात याद आ गई कि उसके घर क्या हुआ था। उसका दिल फिर टूट गया, पर इस बार उसके आंखों से आंसू नहीं आए, क्योंकि शायद अब रिश्तों के साथ उसके आंसू भी खत्म हो गए हैं। आरुषि ने मन ही मन कहा, तुमने जो मेरे साथ किया है माया, उसके लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो किया, जो पाया है, उसे तुम मेरी तरफ से एक भीख समझो, पर यह भीख भी तुम्हारे लिए ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं तुम्हें भीख मांगने लायक भी ना छोड़ूं। ये सब उसने बहुत गुस्से में कहा था। इस वक्त उसकी आंखों में नफरत साफ थी और बदला लेने की आग भी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जब आरुषि ने सामने देखा तो वहां और कोई नहीं बल्कि आदित्य था, जो ठीक उसके सामने खड़ा था। वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास आया और बिना किसी भाव के कहा, पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है।
यह कहने के बाद उसने दरवाजे के पास खड़े एक नौकर को इशारे किया तो उसने आगे आकर अपने हाथ में पकड़े खाने की ट्रे को आरुषि के आगे रख दिया, जिसमें ढेर सारा स्वादिष्ट खाना था। आदित्य सोफे पर बैठ गया और ऑफिस की कुछ फाइल पढ़ने लगा। आरुषि तो यह सब देखते रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया, वो कभी खाने को देखती तो कभी आदित्य को। आदित्य यह बात नोटिस कर रहा था कि वो उसे देख रही है। उसने बिना किसी भाव के बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम खाना खाने के बाद भी मुझे देख सकती हो। उसकी बात सुन आरुषि झेप गई। उसने मन ही मन कहा, इसे सब कुछ पता होता है। फिर उसने नीचे खाने को देखा, जिसे देख उसे और भी ज्यादा भूख लगने लगी। उसे याद आया सुबह उसने सिर्फ नींबू पानी पिया था और अब ये खाना देख उसे रहा नहीं गया, तो वो जल्दी जल्दी उसे खाने लगी। कुछ खाना तो वो ऐसे खा रही थी जैसे वो खाना अभी गायब हो जाएगा। वैसे तो उसे खाना खाने के सही तरीकों के बारे में पता था, पर सिंघानिया हाउस में खाना बहुत कम ही मिलता और जब कभी वनराज नहीं होती तो उसे कभी कभी खाना नहीं मिलता। वो बिल्कुल बच्चों की तरह खाना खा रही थी, जिसे देख आदित्य हल्का मुस्कुरा दिया और फिर अपनी फाइल देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसका खाना खत्म हो गया तो वो आदित्य के साथ उसके स्टडी रूम में थी। आदित्य के रूम में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी जब तक वो न चाहे। आगे की कहानी में जाने क्या हुआ, आखिर अब क्या होगा, कैसे आरुषि लगी अपनी बेइज्जती का बदला, आदित्य को क्या बात करनी है उससे, जाने मेरे साथ मेरे अजनबी में। 6 आदित्य का आरुषि को शादी के लिए कहना। आदित्य की स्टडी रूम में। आरुषि आदित्य के स्टडी रूम में बैठी थी। उसके सामने की चेयर पर आदित्य किसी राजा की तरह बैठा एक फाइल को देख रहा था। वो काफी देर से उस फाइल को देख रहा था, जिसे देख आरुषि काफी इरिटेट हो गई थी। आरुषि ने मन ही मन चिढ़ कर कहा, यह इंसानों मुझे यहाँ बात करने के लिए लाया था, पर मुझसे बात करने के बजाय पेपरों से बात करने में बिजी है। तभी उस रूम में एक बार फिर पेपर बदलने की आवाज आई। आरुषि से अब रहा नहीं गया तो उसने अपना गला ठीक करने का नाटक किया, जिससे आदित्य का ध्यान उस पर जाए। और हुआ भी। आदित्य ने वो फाइल बंद की और पानी का ग्लास आरुषि की तरफ बढ़ा दिया और रूखे लफ्जों में कहा, पियो इसे। उसने ये बात ऑर्डर देते हुए भी कही थी तो आरुषि एक बार फिर चिढ़ गई। उसने उससे गुस्से में कहा, जब मैं यहाँ हूँ तब से आप मुझ फिर हुक्म चला रहे हो, ये पियो यह खाओ, आखिर ये है क्या मेरी मर्जी, मैं कभी भी पियो या खाओ। आप जिस काम के लिए मुझे यहाँ लाए थे वो बताए, नहीं तो मुझे और भी काम है। आरुषि को इतना गुस्सा करते देख आदित्य एक पल के लिए हैरान था, पर फिर उसे गुस्सा आया। आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई जो मुझसे आदित्य धनराज गिर से ऐसे बात करे। आदित्य ने मन ही मन कहा तो वही बगल में खड़ा आहान, वो तो आरुषि का यह रूप देख उसे यकीन नहीं हुआ। आज तक कभी उसकी भी हिम्मत नहीं हुई अपने बॉस से ऐसे बात करने की, और यह लड़की क्या यह मरना चाहती है। आहान मन ही मन आरुषि के लिए प्रार्थना कर रहा था कि आदित्य ज्यादा गुस्सा ना करे, तो वही आदित्य ने उससे गुस्से में कहा, तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, समझी। एक तो मैंने तुम्हें बचाया, ऊपर से मुझे थैंक्स कहने के बजाय तुम मुझे ही सुन रही हो। आरुषि ने एक गहरी सांस ली। उसे याद आया कि कल और आज किस तरह आदित्य ने उसे बचाया, पर उसने उसे एक भी थैंक यू नहीं बोला। आदित्य के यह सब कहने के बाद उस रूम में शांति पसर गई थी। आरुषि ने अपनी नजरें नीची कर ली और धीमे आवाज में कहा, आप सही कह रहे हैं, मेरी जान बचाने के लिए आपको थैंक यू, और आपसे बदतमीजी से बात करने के लिए सॉरी। यही कह उसने आदित्य की तरफ देखा जो उसे गुस्से से देख रहा था, पर आरुषि की बात सुनने के बाद वो उसका गुस्सा जैसे गायब हो गया, वो भी तब जब आरुषि उसकी आंखों में देख उससे सच में माफी मांग रही थी। आरुषि की यही तो खास बात थी, अगर उसे एहसास होता है कि वो गलत है तो वो कभी सॉरी कहने से पीछे न हटती। आदित्य ने गहरी सांस लेकर अपनी पलकें झपका दी। तभी आरुषि ने कहा, आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं। उसका सवाल सुन आदित्य की भौहें सिकोड़ गई। उसने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ काम करवाना चाहता हूँ। आरुषि ने उसकी आंखों में देखते हुए शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर सी बात है, आदित्य धनराज गिर जैसे इतनी बड़ी शख्सियत के पास हजारों काम होंगे, पर फिर भी वो मेरे जैसे लड़की को बचाते हैं। वो एक बार नहीं 2 बार, कोई तो बात होगी। आदित्य उसके इस जवाब से काफी इम्प्रेस था। सच में यह लड़की सिर्फ सर्टिफिकेट से नहीं, वाकई में काफी इंटेलिजेंट है, आदित्य ने मन ही मन सोचा। आदित्य ने एक नज़र आहान को देखा तो आहान उसका इशारा समझ गया और अपनी गर्दन हिला दी। आहान आगे आता है और आरुषि से कहता है, मिस सिंघनिया, बात दरअसल ये है कि। उसने इतना कहा ही था कि आरुषि ने उसे टोकते हुए कहा, माफ कीजिए पर मेरा नाम मिस सिंघनिया नहीं है, मेरा नाम आरुषि है, तो आप मुझे सिर्फ वही कहिए। उसकी बात सुन आदित्य और आहान ने एक दूसरे को देखा और फिर आदित्य ने जानबूझकर उससे कहा, पर ऐसा क्यों कि आप आपका सरनेम नहीं लगाना चाहती हो।
आरुषि ने एक एक कर उन दोनों को देखा और फिर कहा, मुझे अच्छे से पता है कि आप दोनों को मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो बेकार के सवाल ना करते हुए क्या हम काम की बात करें। ये बोल उसने आहान को देखा और उसके कहने का इंतजार करने लगी। आहान ने मन ही मन कहा, ये वाकई बहुत चालाक है। फिर आहान ने आदित्य को देखा जो आरुषि को बड़े ही अलग तरीके से देख रहा था, एक मुस्कान के साथ। आहान ने गहरी सांस लेकर आरुषि से कहा, ठीक है मिस आरुषि। फिर थोड़ा रुककर आहान ने आगे कहा, बात यह है कि आपको हमारे आदित्य सर के लिए चुना गया है, आपको उनकी माँ का ध्यान रखना है। ये बोल वो रुक गया। आरुषि को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने कहा, माँ के लिए मतलब? मैं कोई नर्स नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं कैसे ध्यान रखूंगी? आरुषि ने बेचारा सा मुंह बना के कहा था। तो आदित्य ने आहान को एक नज़र देखा और उसे मन ही मन कहा, गधा। आहान ने आरुषि से कहा, दरअसल मैडम चाहती है कि हमारे सर यानी कि उनके बेटे शादी कर ले, पर सर के शादी के मना कर देने से उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने दवाई लेने से भी मना कर दिया। आरुषि ने कहा, तो इन सब में मैं क्या करूं? आहान कुछ कहता इससे पहले ही आदित्य ने बड़े ही सपाट लफ्जों में उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझसे शादी कर लो। उसके इतना कहते ही माहौल में एकदम सन्नाटा पसर गया। आरुषि को तो समझ ही नहीं आया कि एकदम से ऐसा क्या हुआ। क्या यह आदमी उससे मजाक कर रहा है या फिर इसका दिमाग खराब हो गया है? आरुषि ये सोच रही थी कि तभी आदित्य ने कहा, आगे की कहानी में जाने क्या होगा। क्या कहेगा आदित्य आरुषि से? क्या आरुषि इस शादी के लिए मानेगी? जाने मेरे साथ, मेरे अजनबी में च7 आदित्य और आरुषि की शादी होना। आदित्य समझ चुका था उसके चेहरे के भावों को समझकर कि वो क्या सोच रही है। उसने कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ और समझता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आरुषि उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उसे लग रहा था कि हाँ आदित्य सच कह रहा है, पर वो यही क्यों कह रहा है? आखिर मैं ही क्यों? आरुषि ने कहा, पर मैं ही क्यों? आदित्य ने कहा, क्योंकि मुझे माँ के लिए जैसी बहू चाहिए उस कैटेगरी में तुम फिट हो। आदित्य ने आरोजेंट होकर कहा। तो आरुषि ने मन ही मन कहा, फिट हूँ से क्या मतलब है? आमतौर पर माँ अपने बेटे के लिए ऐसा कहती है, लेकिन ये यहाँ खुद अपनी माँ के लिए ऐसी लड़की ढूंढ रहा है। आदित्य उसकी खामोशी से परेशान हो गया था। उसने उससे कहा, क्या तुम कुछ बोलोगी भी? आरुषि अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने कहा, अगर मैं ना कहूँ तो? उसकी इस बात पर आदित्य अपनी शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। उसकी इस मुस्कान को देख आरुषि को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। आदित्य को पता था कि आरुषि ऐसा ही कुछ कहेगी। आदित्य ने उससे कहा, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फैया है। तुम्हें आदित्य धनराज गिर की पत्नी होने के सारे हक मिलेंगे और इज्जत भी। तुम जो चाहे वो कर सकती हो, पर तुम्हें मेरी माँ के साथ बस अच्छे से बिहेव करना है और उनका ख्याल रखना है। आरुषि ने जब उसकी बात सुनी तो उसे इसमें कुछ बुराई नजर नहीं आई। हाँ, इसमें उसका ही फैया है, उसे सारे हक मिलेंगे और इज्जत भी। इसके साथ वो जो चाहे कर सकती है। और तो और इस वक्त उसके पास कुछ है भी नहीं, न ही रहने को कोई घर, न ही कुछ पैसे जिससे वो अपने रहने के लिए कोई घर ले सके। इस वक्त तो उसकी दोस्त भी यहाँ नहीं है जो उसकी मदद कर सके, और तो और उसे अपना हक और सम्मान भी तो हासिल करना है। कभी कभी जिंदगी की बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने के लिए खुद को दांव पर लगाना ही पड़ेगा। अगर ऐसे में अगर वो किसी से शादी भी करती है तो कुछ बुरा नहीं है। अपनी हालातों को याद कर आरुषि के दिल में अब पूरे सिंघनिया परिवार के लिए नफरत सी हो गई। उसने मन ही मन कहा, मुझे उस माया को सबक सिखाना है। अगर वो मुझसे मेरा हक छीनने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है तो मुझे उससे अपना हक वापस लाने के लिए सिर्फ शादी करनी है। आरुषि ने गहरी सांस ली। उसने आदित्य को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, पर मेरी कुछ शर्त है। उसकी बात सुन आदित्य मन ही मन खुश हुआ। इस मतलब वो मान गई है। आखिर कौन होगा जो उसे मना करेगा? आदित्य ये सब मन में सोच खुश हो रहा था। आहा ने उसे हैरानी से देखा। आज तक लोग आदित्य के सामने अपनी बात रखने से डरते हैं और यह लड़की अपनी शर्त रख रही है। आरुषि के चेहरे पर इस वक्त कोई डर नहीं था। उसका शांत चेहरा पर पाना मुश्किल था। आदित्य की भौहें सिकोड़ गई। उसने उससे कहा, कैसी शर्त? आरुषि ने कहा, पहली शर्त, आप हमारी शादी को राज ही रखेंगे। आदित्य और आहान ये सुन हैरान थे। दुनिया की हर लड़की आदित्य धनराज गिर के साथ होने के सपने देखती है, उसके करीब आने के लिए चालें चलती है, और यह लड़की शादी को छुपाना चाहती है। आदित्य ने पूछा, क्यों? आरुषि ने जवाब दिया, ये वक्त अभी ठीक नहीं है। आदित्य ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा। वो समझ सकता था अभी जो भी आरुषि की हालत है। आदित्य ने कहा, ठीक है, पर वक्त आने पर तुम्हें बताना होगा। आरुषि ने हाँ में सर हिला दिया। आरुषि ने कहा, मेरी दूसरी शर्त है। क्या मैं आपकी माँ से एक बार मिल सकती हूँ?
आरुषि ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा था। आदित्य को यह बात से हैरानी हुई क्योंकि कोई भी लड़की आदित्य के पैसों के बारे में उससे बात करती, पर उसके सामने यह लड़की उसकी माँ से मिलना चाहती है। सच में यह लड़की अब उसे काफी दिलचस्प लगने लगी थी। आदित्य अपनी आंखों के चमक के साथ उसे देख रहा था। आदित्य को कोई जवाब न देता देख आरुषि ने उससे कहा, आपने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके इस बात पर आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आया। आदित्य ने उससे कहा, शादी के बाद ही तुम मिल सकती हो, पर याद रहे कोई चालाकी नहीं। आदित्य ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। तो आरुषि ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, धमकी उसे दी जाती है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो, और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसकी इस बात पर आदित्य ने उसे घूर कर देखा और फिर अहान से कहा, जल्दी से शादी की तैयारी करवा दो। उसकी बात पर अहान ने हाँ कहा और वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद आदित्य अपनी चेयर पर से उठा और जाने लगा, पर आरुषि वहां से नहीं गई तो उसने उससे चलने को कहा तो आरुषि ने उससे आगे कहा, मेरी तीसरी शर्त नहीं जानना चाहेंगे। उसकी इस बात पर आदित्य चलते हुए रुक गया और पलट कर उसकी तरफ देखा तो आरुषि ने गहरी सांस लेकर उससे नजर मिलाते हुए कहा, आपने कहा सारे हक और सम्मान मिलेंगे, पर आपने प्यार का जिक्र तक नहीं किया। उसकी इस बात पर आदित्य ने उससे नजर फेर ली। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बाद में उसने उसकी तरफ देखकर कहा, अब हमारी शादी हो रही है तो मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझे सिर्फ अपनी माँ से प्यार से, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर मैं वादा करता हूँ मैं इस शादी को ईमानदारी से निभाऊंगा। उसकी ये बात सुन आरुषि के दिल में एक गर्माहट सी होने लगी। आदित्य ने आगे कहा, जब तक तुम्हारी इजाजत नहीं होगी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, पर माँ के सामने हमें एक पति पत्नी की तरह ही रहना होगा। आरुषि यह बात समझती थी। आदित्य और आरुषि अपनी बात कह गाड़ी में बैठ मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस गए शादी के लिए। थोड़ी देर बाद उन दोनों की ही शादी हो गई। जैसा कि आदित्य ने अहान को पहले ही भेज दिया था, तो वहां के ऑफिसर आदित्य धनराज गिर का नाम सुनते ही तुरंत ही उनके कामों को पूरा कर दिया। वापस घर लौटते वक्त गाड़ी में बैठी आरुषि अपने हाथ में पकड़े मैरिज सर्टिफिकेट को देख रही थी कि तभी एक तेज धमाका हुआ। आदित्य ने जल्दी से आरुषि को अपने बाहों में लेकर गाड़ी के नीचे छुपा लिया। आगे की कहानी में जाने क्या हुआ, यह धमाका कैसा था, क्या आदित्य आरुषि को बचा लेगा, जाने मेरे साथ मेरे अजनबी में। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। एक धमाका। एक तेज धमाके की वजह से आदित्य और आरुषि जिस कार में थे वो कार रुक गई और उस गाड़ी के आगे पीछे जो भी गाड़ियां थी वो भी रुक गई। आदित्य ने आरुषि को कसकर अपनी बाहों में पकड़ा था। आरुषि उसकी बाहों में हुए धमाके की वजह से काफी डरी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपने हाथों को आदित्य के कमर के चारों तरफ लपेट कर रहा था। आदित्य ने आगे बैठे आहान से कहा, जाके देखो क्या हुआ है। आहान ने सर हिलाया और बंदूक निकालकर उसे हाथ में लिया और बाहर देखने चला गया। बाहर गार्ड थे, वो भी यही पता करने आए थे कि वो हुआ क्या था। थोड़ी देर बाद आहान ने आदित्य से कहा, अभी के लिए सब ठीक है, पर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वो कार में वो इतना ही बोल पाया था कि आदित्य ने उसे घूर कर देखा तो आहान चुप हो गया। आदित्य ने आरुषि की तरफ देखा और वो काफी घबराई हुई थी। आदित्य ने उसके सर पर हाथ फेरा तो आरुषि को काफी अच्छा महसूस हुआ। आरुषि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से अपना सर उठाया और आदित्य को देखा। उसकी आंखें आदित्य के आंखों से जा टकराई तो आदित्य उसे अपनी आंखों से अब कुछ ठीक होने का इशारा कर रहा था। आरुषि आदित्य के शांत आंखों को देख शांत हो गई और सीधे बैठ गई, पर अभी भी उसके हाथ आदित्य के कमर पर कसे हुए थे। आदित्य उसे समझ रहा था, इसलिए उसने उसके हाथों को हटाया नहीं। आरुषि ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था। ये आवाज आदित्य ने उससे कहा, वो आगे की 2 गाड़ियां आपस में भिड़ गई है जिस वजह से ये हुआ, पर अब सब ठीक है। आरुषि ने उसे देखा। आदित्य ने यह बात बिल्कुल ऐसे कही जैसे कुछ नहीं हुआ और वो जो कह रहा है वो सही है, पर सच तो सिर्फ आहान और आदित्य ही जानते थे। आहान आदित्य को आरुषि से ये सब कहता सुन हक्का बक्का रह गया, पर उसने कुछ कहा नहीं और गाड़ी में आ बैठा। थोड़ी देर बाद सारी गाड़ियां आगे बढ़ गई। आरुषि ने आदित्य की बात पर विश्वास कर लिया और सीधे बैठ गई। तभी उसे कुछ याद आया। वो नीचे झुककर कुछ ढूंढ रही थी। आदित्य को अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ तो उसने देखा कि आरुषि क्या कर रही है। उसने उससे पूछा, तुम क्या कर रही हो। आरुषि ने कुछ कहा नहीं और वहां से एक पेपर निकाला और उसे अपने हाथों में लेकर बोली, मिल गया।
यही कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आदित्य ने जब यह देखा तो वो पेपर कुछ और नहीं उसका मैरिज सर्टिफिकेट था। आदित्य ने जब यह देखा तो उसने आरुषि को देख मन ही मन कहा, इस पेपर में ऐसा क्या है जो ये इसे इतना दिलोजान से संभाल रही है। उसने नाम में गर्दन हिलाई और आगे देखने लगा। आरुषि ने उस सर्टिफिकेट को अपने हाथों से साफ किया और अच्छे से अपने हाथों में पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद आदित्य के घर में वो दोनों बाहर सोफे पर बैठे थे, वही आहान खड़ा था। आरुषि ने उससे कहा, आहान सर। उसकी बात और अपने लिए सर सुन आहान हैरान था। वो हैरानी से उसे देख रहा था, फिर उसने आदित्य की तरफ देखा जो उसे घूर रहा था। आहान के डर के मारे पसीने निकल रहे थे। उसने आरुषि से कहा, आप मुझे सर क्यों बोल रही है? आप मुझे बॉस की तरह मेरे नाम से ही बुलाए। उसकी बात सुन आरुषि ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, वैसे क्या आप इस सर्टिफिकेट को ठीक करा सकते हैं? यही कह उसने उसके आगे सर्टिफिकेट कर दिया और दिखाते हुए बोली, यह थोड़ा सा फट गया है। आहान ने उस सर्टिफिकेट को देखा और कहा, जी हो जाएगा। यही कह उसने उसे ले लिया और वहां से चला गया। आदित्य को आरुषि का आहान से इतने प्यार से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी जगह से उठा और कहा, दिन का वक्त हो गया है, चलो। ये बोल वो डाइनिंग एरिया में चला गया। आरुषि भी उसके पीछे पीछे चली गई। वो दोनों ने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद आदित्य ने आरुषि से कहा, चलो मेरे साथ। ये बोल आदित्य आगे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आरुषि भी उसके पीछे गई। उसे लगा कि शायद आदित्य को उससे कोई बात करनी होगी, पर थोड़ी देर में ही आरुषि को एहसास हुआ कि आदित्य रूम में जा रहा था। आरुषि एकदम से रुक गई। वो कैसे भूल सकती थी कि आज उनकी शादी हुई है और आज पहली रात है। आरुषि ने कसकर अपने कपड़े को पकड़ लिया। उससे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। वही जब आदित्य को एहसास हुआ कि आरुषि उसके पीछे नहीं है तो उसने पीछे देखा, जहां आरुषि कुछ दूरी पर घबराई हुई खड़ी है। उसे पता नहीं था कि वो इतना घबरा क्यों रही है, पर फिर कुछ सोचकर उसे लगा शायद आरुषि थोड़ी देर पहले हादसे से डरी हुई है। वही आरुषि आदित्य को अपनी तरफ देखता पाकर और घबरा गई। आरुषि को लगा अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसने बिना कुछ बोले आदित्य की तरफ अपने कदम थोड़े थोड़े आगे बढ़ाए। आरुषि आदित्य के पास पहुंची तो आदित्य ने अपने सामने रूम का दरवाजा खोल दिया और अंदर बढ़ गया। आरुषि भी अंदर चली गई। आदित्य ने आरुषि को पूरा रूम दिखाया और कहा, ये हमारा कमरा है, यहाँ सर्वेंट ने तुम्हारी जरूरत का सार सामान रख दिया है, तो तुम देख लो। अगर कुछ चाहिए हो तो वहाँ एक बेल है, उसे प्रेस करना तो एक सर्वेंट तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाएगा। ये बोल आदित्य वहां से जाने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि आदित्य ने उसे सिर्फ कमरा दिखाने के लिए बुलाया था, ना कि कुछ करने। उसने जाते हुए आदित्य से जल्दी से पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? उसकी बात सुन आदित्य पीछे पलट गया। उसने उसे देखा और शरारती तरीके से कहा, क्या बात है मिसेज आदित्य धनराज गिर, शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और आप अभी से ही हमें जाने से रोकने के लिए सवाल कर रही है। आगे की कहानी में जाने क्या हुआ, किसने किया था धमाका, आगे कैसे होगी पहली रात, जाने मेरे साथ मेरे अजनबी में। चेन्नई। आदित्य का आरुषि को छेड़ना। उसकी बात सुन आरुषि चिढ़ गई और अपना मुंह घुमा लिया। यह बात आदित्य को अच्छी नहीं लगी। वो उसके पास गया और उसे अपनी हाथों से अपने करीब कर उसकी कमर में अपने दोनों साथ डाले। आदित्य ने यह सब इतनी तेजी से किया कि आरुषि अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। आदित्य के खींचने से आरुषि के दोनों हाथ उसके सीने पर थे। आदित्य का उसके इतना करीब होना उसके दिल को बेचैन कर रहा था। वो अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, यह अब क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए मुझे। पर आदित्य ने उसे और भी कस के पकड़ा और कहा, नहीं, और कभी नहीं छोड़ूंगा। आदित्य ने उससे शरारती लफ्जों में कहा तो आरुषि ने उसे उसकी बात याद दिलाते हुए कहा, देखिए यह अब ठीक नहीं कर रहे हैं। आपने कहा था कि आप मेरी इजाजत के बगैर मेरे करीब नहीं आएंगे। आदित्य ने अपनी बात सोचने का नाटक करते हुए कहा, हाँ कहा तो था। जब आरुषि ने यह सुना तो उसने कहा, हाँ तो अब आपको मुझे छोड़ना होगा। उसकी बात सुन आदित्य शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने यह कब कहा था। उसकी बात सुन आरुषि ने उसे असमंजस देख उससे बोली, दोपहर को कहा था। उसकी बात सुन आदित्य की मुस्कान गायब हो गई। वो उसे याद दिलाते हुए बोला, हाँ पर तब हमारी शादी नहीं हुई थी। आरुषि ने उससे पूछा, तो इसका क्या लेना देना है, जब तक मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी आप मेरे पास नहीं आओगे। आदित्य ने कहा, आऊंगा क्योंकि यह मेरा हक है, जैसा कि मैंने यह वादा तुमसे शादी के पहले किया था। तो जरा याद करो, क्या शादी के पहले मैं तुम्हारे करीब आया था? आरुषि ने याद किया तो उसे याद आया कि हाँ आदित्य उसके करीब नहीं आया था। और रही बात उस बार में किसकी, तो आरुषि को यह याद ही नहीं, नशे में होने की वजह से, और यह बात आदित्य भी जानता था।
आरुषि ने कहा, हाँ आप नहीं आए थे। ये बात सुन आदित्य के चेहरे पर एविल मुस्कान थी। उसने उससे कहा, हाँ तो अब हमारी शादी हो गई है, तो मुझे आदित्य धनराज गिर को उसकी वाइफ को छूने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। उसकी बात सुन अब आरुषि को समझ आए कि आदित्य क्या कहना चाहता है। अब तो आरुषि की हालत शेर की गुफा में आए चूहे के जैसी हो गई थी। उसके मन में आया, आज तो पहली रात है आरुषि, ये शेर तो तुझे कच्चा ही खा जाएगा। आरुषि के चेहरे के भाव को आदित्य समझते हुए उससे बोला, नहीं मैं तुम्हें कच्चा नहीं खाऊंगा, पका के खाऊंगा। उसकी बात सुन आरुषि चौंकते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैंने मन में क्या कहा? आदित्य हंसते हुए बोला, अब तुम इतनी जोर जोर से मन में बात करोगी तो सुनाई तो देगा। आरुषि सोचने लगी कि क्या मैं इतनी जोर से बात कर रही थी। उसकी बच्चों जैसी बात सुन आदित्य, जिसने अब तक अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, वो अब अपना कंट्रोल खो रहा था। उसकी नज़र आरुषि के होठों पर थी, वो उसे सच में खा जाना चाहता था। और आज तो उसकी पहली रात भी थी। तभी आरुषि ने कहा, एक मिनट, ये पका के खाऊंगा से क्या मतलब है तुम्हारा? उसकी इस बात पर आदित्य को वो बहुत प्यारी लगी। उसने उसके कान के करीब जाके धीरे से कहा, क्या तुम सच में जानना चाहती हो? उसकी आवाज़ आरुषि के कानों में जैसे मिश्री का काम कर रही थी। उसकी गर्म सांस उसके कानों से होते हुए उसके गर्दन में वो महसूस कर पा रही थी। आरुषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य उसे ऐसे देख बावरा हुआ जा रहा था। सच में इस लड़की ने उसकी फर्स्ट किस ली और अब इसके नखरे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो इसे ऐसे नहीं छोड़गा। आरुषि ने एक बार फिर खुद को छुड़ाते हुए कहा, मुझे 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 शावर लेना है। आरुषि ने बहाना बनाते हुए कहा तो आदित्य एक शर्रती मुस्कान के साथ बोला, ओह तो तुम समझ गई और अब तुम पकने के लिए तैयार हो। आरुषि का चेहरा अब लाल हो गया था। उसने नीचे मुंडी कर ली। वो उसका मतलब अच्छे से समझ रही थी। आदित्य ने जब उसके लाल चेहरे को देखा तो उसने उसे छोड़ दिया। तो आरुषि ने उसे देखा तो आदित्य ने उससे कहा, जाओ जाके शावर ले लो, तुम आज काफी थक गई हो और तुम्हारे सर की चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। यही कहने के बाद आदित्य अपने कमरे में लगे पास ही स्टडी रूम में चला गया। आरुषि उसे जाते देखती रह गई। पहले ये इतना मजाक ले रहा था मेरा और अब काम के लिए चला गया। आरुषि को अब खाली खाली सा महसूस हो रहा था। उसकी बाहों में सुकून था। आरुषि ने अपने ख्यालों को झटका और खुद से कहा, नहीं आरुषि, यही एक बार फिर से प्यार नहीं कर सकती तू इसके बारे में सिवाय नाम के अलावा क्या ही जानती है? सिर्फ ये कि इसकी एक माँ है जिसका ख्याल रखने के लिए तुझे यहाँ लाया है और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सब खुद से कह आरुषि बाथरूम में चली गई और वहां पर उसकी जरूरत का सब सामान सर्वेंट ने पहले ही रख दिया था। आरुषि बाथटब में गर्म पानी में खुद को काफी रिलैक्स फील कर रही थी। उसे रह रह कर आदित्य का याद आ रही थी। जब से वो यहाँ आई है, या यूं कहे तो जब से वो उससे मिली है, उसने उसका बहुत ख्याल रखा है। आरुषि की आंखें नम हो गई थी। तो वही स्टडी रूम के दरवाजे पर आदित्य ने वो सब सुन जो भी आरुषि ने खुद से कहा। आदित्य ने वो सब सुन अपनी मुठिया भींच ली और उसने कहा, नहीं आरुषि, तुम सिर्फ अपने पिछले खाए धोखे से मुझे मना नहीं कर सकती, तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। ये बोल वो वहां से बाहर आया और दूसरे रूम में शावर लेने चला गया और बाथरोब पहने हुए अपने कमरे में आया। आगे की कहानी में जाने क्या होगा। क्या आरुषि करेगी आदित्य से प्यार? क्या करेगा आदित्य आरुषि को अपना बनाने के लिए? जाने मेरे साथ मेरे अजनबी में। चटैन आदित्य का प्यार और गुस्सा। आदित्य जब दूसरे कमरे से शावर लेके अपने कमरे में आया तो उसने बाथरूम पहना हुआ था। उसके बाल अभी भी गीले थे। उसके बालों से पानी गिर के उसके गर्दन पर आ रहा था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा आकर्षित लग रहा था। वो अपने एक हाथ में टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए क्लोजेट रूम में गया। जब वो वहां गया तो अपने सामने देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अब उसे गर्मी सी लगाने लगी थी। उसका गला सूख रहा था। उसके सामने आरुषि थी जिसने अपने आप को टॉवल में लपेट कर रखा था। आरुषि को अपने आप को आईने में देख रही थी और अपने बालों को एक तौलिए से पोंछ रही थी। आरुषि के बदन पर पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी। आरुषि ने टॉवल को साइड की टेबल पर रखा और अपने टॉवल को जिससे उसने अपने आप को लपेट रखा था उसे खोल दिया। आरुषि को अभी भी ध्यान नहीं था कि आदित्य दरवाजे पर से उसे कब से देखे जा रहा है। आरुषि ने जब अपने उस तौलिए को खोला तो आईने में आदित्य की नज़र आरुषि के राइट साइड के सीने में एक छोटी सी तिल पर गई, जिसे देख उसे और भी गर्मी लगाने लगी। आरुषि का वो तिल आदित्य को और भी पागल बना रहा था। आरुषि ने उस तौलिए को खोल अपने पीठ को पोंछा और फिर से उस तौलिए को लपेट लिया और वो कपबोर्ड के पास जा रही थी कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ और वो अपने जगह पर रुक गई। जब उसने दरवाजे के पास अपनी नज़र डाली तो आदित्य को वहां देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
उसके कदम अपने आप पीछे हो गए और उसने अपने दोनों हाथों से अपने आप को ढाक लिया और पीछे पलट गई। उसकी आंखों में डर था, उसकी आंखें शर्म से बंद हो गई और उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। वो तेज सांसें ले रही थी। आरुषि ने मन ही मन कहा, ओह नहीं, यह आदमी पता नहीं कब से मुझे यहाँ देख रहा है। आरुषि ने मन ही मन खुद को कोसा। उसने अपने होठों को आपस में भीज लिया। तो वही आदित्य आरुषि की ऐसे हरकत देख उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। तभी उसकी आंखें आरुषि के पीठ पर कंधे से नीचे एक तिल पर जाती है और उसके कदम एकाएक ही आरुषि की तरफ बढ़ गए। इस बात से अनजान आरुषि की वो आदित्य उसकी तरफ बढ़ रहा है। आरुषि ने मन में आदित्य को बहुत कुछ कहा कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। वो उस हाथ को देखती इससे पहले उसे अपने कंधे पर आदित्य की गर्म सांसें महसूस हुई। आरुषि का दिल अब सामान्य से भी ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि यह आदित्य है। तो वही आदित्य आरुषि की बदन की खुशबू लेते हुए उसके गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था। आरुषि उसकी सांसों से पिघल रही थी। आदित्य से अब रहा नहीं गया तो उसने अपने होंठ आरुषि के तिल पर रख दिए। आरुषि अपनी पीठ पर आदित्य के होठों को महसूस कर कांप सी गई तो वही आदित्य उसके होंठ पर आरुषि की पीठ पर चल रहे थे और उसकी हाथ आरुषि की कमर पर और भी कस गए थे। आरुषि तेज सांसें लेते हुए आदित्य को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी पर कोई असर ही नहीं था। आदित्य उसकी इस हरकत से परेशान हो गया। उसने झटके से उसे अपनी तरफ पलट दिया और आरुषि को देखने लगा। आरुषि को हिम्मत ही नहीं थी कि वो आदित्य को देखे। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसके हाथ आदित्य के सीने पर थे। आदित्य का बाथरोब खुला था पर उसने अभी भी वो पहना था। आरुषि के हाथ उसके सीने पर कांप रहे थे। आदित्य आरुषि की दरी हुई पलकें आसानी से देख पा रहा था कि तभी उसकी नज़र आरुषि के सीने पर की तिल पर गई जो तिल अब तक तौलिए से ढाका हुआ था। वो आदित्य के अपनी तरफ पलटने से तौलिए के ढीले होने की वजह से अब दिखाने लगा था। आदित्य ने आरुषि की चीन को पकड़ उसे उस पर उठाया और उसे देख उसने तिराची मुस्कान दी। आदित्य ने अपने हाथों की उंगली से आरुषि के उन होठों को सहलाया जहां उसका तिल था। आरुषि के कांपते हाथों को खुद पर महसूस कर आदित्य ने अपने दूसरे हाथों से उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और आरुषि के हाथों से ही अपने सीने को दबाने लगा। ऐसा होते ही आरुषि ने अपनी हैरानी से आंखें खोल दी और आदित्य को देखने लगी। आदित्य की नज़रों में वो एहसास देख सकती थी। आदित्य ने जब आरुषि को देखते हुए पाया तो उसकी मुस्कान और भी बढ़ गई। एक पल के लिए आरुषि उस मुस्कान में खो गई पर तभी उसे कुछ याद आया। आरुषि ने अपनी कमर में जब किसी की पकड़ ना महसूस हुई तो जल्दी से आदित्य से दूर हो गई और अपने दोनों हाथों से खुद को कवर कर लिया और गुस्से से आदित्य को घुराने लगी। आदित्य को आरुषि का दूर जाना अच्छा नहीं लगा। वो आगे बढ़ उसे अपने करीब लेने जा रहा था कि तभी उसे आरुषि की गुस्से भारी आवाज आई। रुक जाए वही, आरुषि ने गुस्से से कहा। तो आदित्य अपनी जगह पर रुक गया। वो आरुषि को देखने लगा जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ था, जिसे देख आदित्य समझ गया कि आरुषि को उसका छूना अच्छा नहीं लगा। अब उसे भी गुस्सा आ रहा था। आरुषि ने उसे गुस्से में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आरुषि ने उसे उसकी कही हुई बात याद दिलाते हुए कहा। आदित्य ने उसकी बात सुनी तो उसे और भी गुस्सा आया। क्या उसे उसका छूना अच्छा नहीं लगता? क्या उसे उस विशाल का उसके करीब आना अच्छा लगता है? ये सोचकर ही वो गुस्से से आरुषि की तरफ बढ़ गया। उसने कस के आरुषि के बाहें पकड़ ली और गुस्से में उससे कहा था, पर तब तुम मेरी अजनबी थी, पर अब तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम्हें छूने का पूरा हक है, समझी तुम? ये कह आदित्य उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। क्या आरुषि अपनाएगी आदित्य को? अब क्या करेगा आदित्य आरुषि के साथ? कैसे करेगी आरुषि आदित्य के गुस्से का सामना? क्या आरुषि आदित्य को अजनबी ही मानेगी? आगे क्या होगा कहानी में जाने मेरे साथ, मेरे अजानबी में। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने। और प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल। 11 आरुषि का आदित्य को किश करना। आरुषि ने जब आदित्य के मुंह से अपने लिए पत्नी शब्द सुना तो उसके दिल में उसे सुकून महसूस होने लगा था। और हाँ, उसने सही कहा था कि वो उसकी पत्नी है और अब इस नाते आदित्य का उसके ऊपर पूरा हक है। आरुषि की आंखें जिनमें गुस्सा था अब वो थोड़ी नम्र हो गई थी। पर आदित्य उसका गुस्सा अभी काम नहीं हुआ था। उसने आरुषि की दोनों बाहों को पकड़ लिया और अपने करीब कर लिया और आदित्य ने आरुषि की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें अभी भी अपने पुराने आशिक का छूना अच्छा लगता है? उद्धरण चिन्ह।
ये बोल आदित्य लगातार उसकी आंखों में देख रहा था तो वही आरुषि को आदित्य की पकड़ से काफी दर्द हो रहा था और आदित्य के खींचने से आरुषि का तौलिया काफी ढीला हो गया था, जिसकी खबर ना तो आरुषि को थी और ना ही आदित्य को। आरुषि ने अपने आप को उससे छुड़वाते हुए कहा, मिस्टर धनराजगीर छोड़िए मुझे, और मैंने कभी किसी को अपने आप को छूने दिया है और न ही दूंगी, समझे आप। ये कह आरुषि ने अपनी बाहें हिलाई। तभी आदित्य ने आरुषि की बात सुनी कि उसने कभी भी अपने आप को कभी किसी को छूने नहीं दिया है, तो उसकी पकड़ आरुषि से ढीले हो गई, जिससे आरुषि ने जल्दी से उसे अपने आप से छुड़वा लिया। आरुषि जैसे ही उसकी पकड़ से आज़ाद हुई वैसे ही उसका तौलिया गिराने वाला था कि आदित्य ने उसे पकड़ लिया। आदित्य की छुवन आरुषि महसूस कर कांप गई। आदित्य ने उस पर ध्यान न देते हुए उसे अच्छे से तौलिए में लपेटा और उस तौलिए के आखिर के हिस्से को उसके सीने के पास खोस दिया। इन सब में आदित्य की उंगलियां उसके बदन को छू रही थी, जिससे आदित्य के और आरुषि के शरीर में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। आदित्य ने उससे नम्र लफ्जों में कहा, एक ना एक दिन तो हमारे बीच वो होना ही है जिससे तुम भाग रही हो। ये कह आदित्य बाथरूम में चला गया। हालांकि उसने शावर लिया था, पर आरुषि को देख उसकी बदन में आग लग गई थी। उसने आप को ठंडे पानी में भिगोना शुरू कर दिया। तो वही आरुषि आदित्य के जाने के बाद कुछ देर वैसे ही खड़ी रही और फिर धीरे धीरे उसने क्लोजेट से अपने लिए एक नाइट सूट निकाला। उसके दिमाग में अभी भी आदित्य की कही हुई बातें चल रही थी। हाँ, ये सच है कि कभी ना कभी ये तो होना ही है, और वो ये कैसे भूल सकती है कि वो आदित्य की पत्नी है। आदित्य ने उसे वो सारे हक दिए तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वो उसे भी सारे हक दे। आदित्य ने सिर्फ अपनी माँ के कहने के लिए शादी की, पर आरुषि ने ये सब सोच एक गहरी सांस ली। उसने वो नाइट सूट पहन लिया, पर उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो सूट कैसा है। वो एक लाल कलर का सूट था जिसमें नीचे से साइड कट था, जिसमें से आरुषि की लंबी टांगें दिखाई दे रही थी, और वो सूट सीने की तरफ से नेट का था जिसमें से लगभग सब दिख रहा था। उसके कंधे पर सिर्फ पतली सी पट्टी थी। वो सूट पीछे से बैकलेस था। आरुषि खाट पर बैठे हुए अपने पैरों को मोड़ अपनी गोद में तकिए को लिए सोच रही थी। आदित्य ने जो भी कहा वो सच है, वो उसे सारे हक दे रहा है तो मैं क्यों ना दूं। उसने अब तक मेरा कितना ख्याल रखा, उसने मेरे सच पर यकीन किया, पर उस विशाल ने ये सोचते हुए उसके चेहरे पर नाराजगी थी। उसने नहीं, आदित्य ने उस पर भरोसा किया। आरुषि को भी आदित्य को उसका थोड़ी देर पहले हुआ इंसिडेंट याद आया, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। आदित्य का उसका छूना कितना बेचैन कर गया उसे, और उसकी वो आंखें। ये सोच आरुषि की मुस्कान और बड़ी हो गई। तो वही वो आदित्य उसे क्लोजेट रूम के दरवाजे पर से खड़ा होकर देखने लगा। आरुषि को मुस्कुराता हुआ देख पहले तो आदित्य कौन खुशी होने ही वाली होती है कि तभी उसके मन में ये ख्याल आया कि कहीं आरुषि विशाल को सोच नहीं मुस्कुरा रही। ये बात आते ही आदित्य ने कस के अपनी मुट्ठी भींच ली। आदित्य गुस्से में बैग के पास आया और एक बगल लेट गया। आरुषि ने ये देखा तो वो एक पल के लिए चौंक गई, क्योंकि आदित्य काफी जल्दी आया और लेट गया। आरुषि ने भी उसे देखा तो दूसरी तरफ लेट गई। उसने आदित्य की तरफ देखा जिसने दूसरी तरफ मुंह किया था। आरुषि को नहीं पता था कि क्या हुआ, पर फिर भी वो उसे देखने लगी। जब आदित्य को अपने ऊपर आरुषि की तपिश महसूस हुई तो उसने उसकी तरफ पलटकर देखा। आरुषि उसे ही देख रही थी। आदित्य ने उसे रूखी आवाज में कहा, तुम मुझे क्यों देख रही हो। आरुषि को उसका रुखापन नहीं लगा, फिर भी उसने कहा, तुम ही ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो इसलिए देखा। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने इस बार बिना किसी शर्म के कहा। उसने तय कर लिया था कि वो एक बार इस रिश्ते को जरूर मौका देगी और पूरा निभाएगी। आदित्य ने जब आरुषि की आंखों में देखा तो उसे अभी कुछ अजीब लगा, और उसकी कही बातें जो उसने अभी कही आदित्य को हैरान कर गई। आदित्य उसे घूरते हुए पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उसकी ओर देखा और थोड़ा सा खिसक कर उसके पास गई और थोड़ा सा ऊपर उठी। आदित्य उसे देख कंफ्यूज था, पर फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिला, पर आरुषि का उसके इतने करीब होना उसे एक बार फिर पागल बना रहा था। वो कुछ बोलता इससे पहले आरुषि ने झुक के उसके होठों को बंद कर दिया। आदित्य को एक झटका सा लगा आरुषि की इस हरकत पर। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आरुषि ने अभी अभी क्या किया। तो वही आरुषि समझ गई कि आदित्य को यकीन नहीं हुआ। काफी देर तक आरुषि की किश का आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, तो आरुषि ने उसे हल्के से बाइट किया और उसके होठों से दूर हुई। उसके बाइट से आदित्य होश में आया। वो उसे हैरानी और खुशी से देखने लगा, तो वही आदित्य का चेहरा देख आरुषि शर्मा कर खुद को ब्लैंकेट में छुपा लिया। आगे की कहानी में क्या हुआ जाने मेरे अजनबी में। चैप्टर 12। आदित्य और आरुषि की पहली रात। आरुषि को ऐसे शर्माता देख आदित्य के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई।
वो धीरे से आरुषि के ऊपर आ गया। वो ब्लैंकेट हटा दिया। आरुषि ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे आदित्य की आंखों में देखा नहीं जा रहा था, पर आदित्य की गर्म सांसें उसे खुद के चेहरे पर महसूस हो रही थी। आरुषि के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तो वही आरुषि को इस तरह घबराता देख आदित्य ने उससे कहा, इस तरह आंखें बंद करने से तुम बचोगी नहीं, जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने आरुषि के कैप्टे होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। आरुषि ने कसकर बेडशीट को पकड़ लिया तो वही आदित्य समय के साथ उसे डीप किश कर रहा था। आरुषि ने भी अब हार मसान ली। वो उसके किश के साथ खोसी गई। उसके हाथ अचानक ही आदित्य के बालों को सहलाने लगे। आदित्य आरुषि के साथ देने से खुश था। वो उसके होठों से अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा। आरुषि गहरी सांस ले रही थी, जिससे आदित्य की नज़र उसके सीने पर गई। तो वही उसके कपड़े देख आदित्य मुस्कुरा दिया। उसके कपड़ों से नेट से झलकता उसके सीने का वो तिल, आदित्य की नज़र उस पर ठीक गई। आरुषि कब से आदित्य को देख रही थी। उसने जब आदित्य की नज़रों का पीछा किया तो उसे पता चला कि आदित्य क्या देख रहा है, और उसे ये भी पता चला कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं। उसने मन ही मन कहा, अपनी सोच में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं। अब तो मैंने शेर को खुद ब खुद डिनर पर इनवाइट किया है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उस तिल पर किश किया जिससे आरुषि शिहर गई, और अब आदित्य उसके गले पर किश करने लगा था। आरुषि के हाथ अभी भी उसके बालों पर थे। आरुषि आदित्य के हर टच से एक नया एहसास में डूब रही थी। आदित्य अब उसके गले से नीचे आ गया। वो उसके सीने पर किश करने लगा। तभी आदित्य ने धीरे से उसके कपड़े निकाल दिए। थोड़ी देर बाद अब दोनों के ही शरीर पर कपड़े नहीं थे। आदित्य उसे चूमते हुए नीचे आया कि तभी जब आदित्य उसकी बॉडी में इंटर करता है तो आरुषि की चीख निकल जाती है। आरुषि को दर्द होता है। दर्द से आरुषि की आंखें नम हो गई थी। उसकी चीख सुन आदित्य रुक गया और आरुषि को देखने लगा। उससे पहले आरुषि ने कहा था कि उसने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, पर आदित्य ने उसकी यह बात हल्के में ली क्योंकि वो पहले विशाल के साथ रिलेशन में थी और उनके बीच ऐसा ना हुआ हो, ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। पर अब आरुषि की चीख सुन आदित्य को यकीन हो गया कि यह उसका पहली बार है जिसे जान। आदित्य अब खुश था, पर वो आगे नहीं बढ़ा। उसने आरुषि को चादर से लपेट दिया और उसके बगल में लेट गया। आरुषि ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसने उससे पूछा, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, कुछ नहीं, तुम्हें दर्द होगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन आरुषि को बहुत अच्छा लगा। आरुषि को अपनों ने दर्द दिया, पर आदित्य उसे दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपने आप को काबू किया। आरुषि उसे एकटक देख रही थी कि तभी आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, एक दिन हम यह जरूर करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कह उसने उसके माथे पर किश किया और उसे अपने और भी करीब किया। आरुषि उसके सीने से लग सो गई। अगली सुबह 8 बजे आरुषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वो अपने आसपास की जगह को देखने लगी। उसे याद आया कि वो कहाँ है, तो वो उठकर बैठ गई कि तभी उसकी नज़र यहाँ वहाँ गई। वो वहाँ सिद्धार्थ को ना देख बेचैन हो गई। वो उसे देखना चाहती थी। वो अपने आप को चादर से कवर कर क्लोजेट रूम में गई और दरवाजा बंद किया। उस बड़े से क्लोजेट रूम में ही बाथरूम था। आरुषि जल्दी से वहां गई और जल्दी जल्दी फ्रेश हुई। वो नहा धोकर बाहर आई और एक टी शर्ट को पहन लिया और जीन्स भी। उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे। उसने उसे अच्छे से पोंछा, फिर उन्हें ऐसे ही खुले छोड़ दिया और एक क्लच अपनी पेंट की पॉकेट में रख लिया और एक रबर बैंड अपने हाथ में डाल लिया। वो जल्दी से नीचे आई। उसे अब रहा नहीं जा रहा था। वो आदित्य को देखना चाहती थी। वो नीचे आई। उसने यहाँ वहाँ देखा, पर आदित्य उसे कहीं भी नहीं दिखा। वहाँ कुछ सर्वेंट थे और गार्ड थे। आरुषि को अब चिंता होने लगी थी। कल की सुबह थी जहाँ उसे उसका परिवार छीन गया, पर आज की सुबह वो आदित्य को नहीं खोना चाहती थी। वो यहाँ वहाँ देख रही थी कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, तुम किसे ढूंढ रही हो? उद्धरण चिन्ह। उसने वो आवाज सुन जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक तरफ आदित्य खड़ा था और उसके पीछे आहान। आरुषि ने आहान पर ध्यान नहीं दिया और भागकर आदित्य के पास गई और उसके गले लग गई। उसने उसे काफी जोर से पकड़ा था। आदित्य को आरुषि के ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। आरुषि की पकड़ से उसे समझ आ रहा था कि वो डरी हुई है। आदित्य ने भी उसे कस के पकड़ लिया तो वही आरुषि ने उससे वैसे ही कहा, आप कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मैं स्टडी रूम में काम कर रहा था, और तुम इतनी परेशान क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उसके परेशान हो चुके चेहरे को देख उससे पूछा तो आरुषि उससे कहने वाली थी कि आदित्य के पीछे आहान को देख चुप हो गई, तो वही आदित्य ने यह बात नोटिस कर ली। उसने तिरछी निगाहों से आहान को देखा तो आहान जल्दी से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आदित्य ने आरुषि को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने साथ डाइनिंग एरिया में चला गया।
आरुषि अचानक आदित्य के उसे उठाने से हैरान थी। उसने उसके गले में बाहें डाल दी और उसे ही देखने लगी। उसके हैंडसम से फेस पर वो चमक, वो हल्की स्माइल, वो उसमें खो गई। आगे की कहानी में जाने क्या हुआ मेरे अजनबी। तेरा आदित्य और आरुषि की मस्ती और माया की चाल। आदित्य आरुषि के साथ डाइनिंग एरिया में गया और वहां जाके अपनी सीट पर बैठ गया। आरुषि अभी भी उसकी गोद में बैठी हुई थी। आदित्य के बैठने के बाद सर्वेंट ने आके उन्हें नाश्ता सर्व करना शुरू किया। सर्वेंट को देख आरुषि को शर्माने लगी। वो आदित्य के गोद से उठाने को हुई तो आदित्य ने उसे कस के पकड़ लिया। आदित्य ने फिर से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ये देख आरुषि ने उसे आंखों से इशारा किया जैसे वो कहना चाह रही हो कि सर्वेंट हमें देख रहे हैं। पर आदित्य ने अपनी गर्दन ना में हिला दी और उसे शांत रहने को कहा। वही सर्वेंट ने आदित्य को जब से एक लड़की के साथ देखा है और उन्हें जब से पता चला है कि वो और उनके बॉस की शादी हो गई है तो वो सभी उसे अपनी मैडम मानने लगे हैं। उन्होंने एक बार भी आरुषि को नजर उठा के नहीं देखा क्योंकि वो लोग आदित्य को अच्छे से जानते थे। आरुषि को ना चाहकर भी आदित्य के गोद में बैठना पड़ा। वही आदित्य आरुषि को शर्माता देख मन में हंस रहा था। सर्वेंट ने नाश्ता टेबल पर रख दिया था और वहां से चले गए। आदित्य ने सैंडविच का पीस उठाया और आरुषि के मुंह के पास ले गया। आरुषि ने एक बार आदित्य को देखा और उस सैंडविच को फिर उसे खा लिया। उसके खाने के बाद आदित्य ने बचा हुआ सैंडविच खा लिया। उसे ऐसे खाते देख आरुषि मुस्कुराते दी। फिर उन दोनों ने ऐसे ही नाश्ता किया। आखिर में दूध का ग्लास था जिसे देख आरुषि ने अपना मुंह बना लिया। उसे ऐसे मुंह बनाते देख आदित्य समझ गया कि वो दूध को नापसंद करती है। आदित्य ने उस दूध के ग्लास को उसके मुंह के पास ले जाते हुए उससे कहा, ये लो। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उसके हाथ को दूर हटाते हुए कहा, नहीं, मुझे यह नहीं पसंद। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने फिर उसके पास दूध का ग्लास लाते हुए कहा, हाँ, पर इसे पीना जरूरी है, तभी तो तुम में ताकत आएगी। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उसके हाथ से ग्लास लिया और टेबल पर रखते हुए बोली, मुझमें बहुत ताकत है और मुझे इसकी जरूरत नहीं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उसे घूर कर देखा और कहा, चुपचाप पियो। मैंने कल रात ही देख लिया था कि तुम में कितनी ताकत है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुन आरुषि हैरानी से उसे देखने लगी। वही आदित्य के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। उसने कहा, अगर तुम यह नहीं पियोगी तो यहाँ से जाने के बारे में तो भूल ही जाना। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने लगभग उसे धमकाते हुए कहा, वो भी प्यार से। आरुषि को मन मार कर ना चाहते हुए भी उसे वो दूध पीना पड़ा। दूध पीकर आरुषि ने उसे घूरा और वो वहां से उठ गई। आदित्य उसे ऐसे जाते देख मुस्कुराते दिया। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस। सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। विशाल के माँ और पापा को पता चल गया था कि क्या वो हुआ था और घर की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने माया को विशाल के लिए पसंद कर लिया। विशाल की माँ ने कहा, मुझे माया पसंद है, अगर मेरा बेटा खुश है तो तब तक सब कुछ ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ये कह उन्होंने घामर से अपनी गर्दन ऊपर की तो वही माया की माँ ने जब ये सुना तो उनके मन में लड्डू फूट आने लगे। उन्होंने मन में कहा, अब जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। अब मेहता इंडस्ट्री मेरी बेटी की होंगी। मेहता इंडस्ट्री का जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मेरी बेटी को मिलेगा, ना कि उस आरुषि को। उद्धरण चिन्ह। ये कह उन्होंने माया और विशाल को देखा जो एक दूसरे को देख शर्मा रहे थे। माया के पापा ने कहा, तो फिर ठीक है, अगले हफ्ते माया और विशाल की सगाई होंगी। उद्धरण चिन्ह। उनकी इस बात पर सबने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और एक दूसरे को बधाई दी। विशाल की मां सौम्या जी ने कहा, पर ध्यान रहे आपकी बेटी उस आरुषि की वजह से कोई बखेरा ना खड़ा हो इस फंक्शन में। उद्धरण चिन्ह। सौम्या जी ने उन सभी को हिदायत देते हुए कहा। तो वही वनराज जी और रागिनी जी अच्छे से समझ रहे थे कि सौम्या मेहता आखिर कहना क्या चाहती है। वो लोगों ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो वही माए के दिमाग में ना जाने क्या आया। उसने उन सभी के जाने के बाद वनराज जी से कहा, पापा, मैं चाहती हूँ कि आरुषि दी भी इस शादी में आए। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर रागिनी जी ने कहा, माया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो अब तुम कैसे बातें कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। माया ने अपनी माँ को आंखों से इशारा किया चुप रहने का तो रागिनी जी चुप हो गई। वही वनराज जी को देखते हुए मसस्या आगे बोली, अगर किसी ने फंक्शन में ये कहा कि तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है तो हम क्या जवाब देंगे लोगों को। वैसे भी हमें देख लोग तो बातें बनाएंगे ही, पर अगर आरुषि दी वहां नहीं दिखी तो। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो चुप हो गई। वही रागिनी जी और वनराज जी को उसकी बातें काफी हद तक सही लगी। मेहमानों से कह देंगे कि विशाल और माया एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इस वजह से उनकी सगाई करा दी जा रही है, पर अगर आरुषि वहां नहीं दिखी तो लोगों के अनगिनत सवाल बहुत भारी पड़ेंगे। वनराज जी ने कहा, ठीक है,
परवी सिर्फ सगाई के लिए आ सकती है, उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं होगा, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक नाटक होगा। उनकी बात सुन माया के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। तो वनराज जी ने रागिनी जी से कहा, आप उसे बुलाए और उसे सब समझा दे। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो अपने कमरे में चले गए तो वही रागिनी जी उनके जाने के बाद माया के पास आई और कहा, माया ये सब क्या है? उद्धरण चिन्ह। माया ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, दिल का सुकून माँ, वो क्या है ना, जब उस आरुषि को पापा ने थप्पड़ मारा था और विशाल भी सामने था तो उस वक्त उसकी हालत देख मुझे सुकून मिला, बस वो सुकून मैं फिर से महसूस करना चाहती हूँ। रागिनी जी ने कहा, मतलब? उद्धरण चिन्ह। माया ने उनसे कहा, वो मैं चाहती हूँ कि जब विशाल मुझे सगाई की अंगूठी पहनाए तब आरुषि सामने हो, उसका दिल टूटने पर जो सुकून मुझे मिलेगा वो अलग ही होगा। उसका सब कुछ छीनते हुए मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ और उसे भी दिखाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो हंसाने लगी तो वही रागिनी जी को अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। उन्होंने भी उसका साथ देना सही समझा। आगे की कहानी में जाने क्या हुआ, क्या करेगी अब माया और रागिनी, कैसी करेगी आरुषि माया की चाल का सामना, जाने मेरे साथ मेरे अजनबी में। स्टोरी को कमेंट करें, लाइक करें, आपके कमेंट से ही यह स्टोरी आगे बढ़ेगी। चैप्टर 14 आरुषि का आदित्य को जान कहना। आरुषि अपने कमरे में बालकनी से सर टिकाए खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तो वो आदित्य से भी नाराज थी क्योंकि उसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी दूध पीना पड़ा। तभी उसका फोन पर रिंग करने लगा। आरुषि ने जब फोन पर शो हो रहे नाम को पढ़ा तो उसके चेहरे पर नफरत और चीड़ दोनों थी। उसका मन तो नहीं था फोन उठाने का, पर कुछ सोचकर उसने फोन उठा लिया। उसके फोन उठाते ही सामने से एक औरत की आवाज आई, ओह, तो अब तुम मेरा फोन उठा रही हो? इस आवाज को सुन आरुषि ने कहा, मिसेज रागिनी सिंघानिया, आपने किस काम से फोन किया है वो बताइए। मैं फोन कब उठती हूँ और कब नहीं, यह मेरा अपना निजी मामला है। तभी रागिनी ने गुस्से से कहा, क्या कहा? अब तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि अब तुम मेरा नाम लो? उद्धरण चिन्ह। तभी रागिनी जी को माया ने इशारे से कुछ समझाया तो रागिनी जी ने मन मार के आगे कह, देखो, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम माया सुरु विशाल की सगाई में आओ। उद्धरण चिन्ह। उनकी यह बात सुन आरुषि के भुआ आपस में जुड़ गई। उसने आगे कहा, क्यों? उद्धरण चिन्ह। तो रागिनी जी ने कहा, वो इसलिए क्योंकि वहाँ कई सारे मेहमान होंगे, जब सब हमसे पूछेंगे तुम्हारे बारे में तो हमें कुछ तो कहना ही है। क्या तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारे पापा को बदनाम करें? उद्धरण चिन्ह। रागिनी जी ने लगभग उससे मुंह बनाकर बात की थी जो कि आरुषि अच्छे से समझती थी। आरुषि ने कहा, अगर मैं वहां आ भी गई तो भी क्या ही होगा, आप लोगों को एक और मौका मिल जाएगा अपनी माया की तारीफ का और मुझे नीचा गिराने का। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने भी उन्हें जवाब देते हुए कहा तो रागिनी जी हड़बड़ा गई। रागिनी जी ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? हमारे पास और भी मेहमान होंगे वहां, हम तुम्हारे पीछे क्यों आए? और वैसे भी मैं नहीं, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम आओ। उद्धरण चिन्ह। जब आरुषि ने ये सुन कि उसके पापा ऐसा चाहते हैं तो वो एक पल के लिए नम्र पड़ गई, पर उसने खुद को काबू में कर उनसे बिना किसी भाव के कहा, मैं जरूर आऊंगी इस सगाई में। उद्धरण चिन्ह। जब रागिनी और माया ने ये सुन लिया तो वो खुश हो गई। तभी रागिनी जी ने कहा, ठीक है, अब ये बताओ तुम हो कहाँ? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उनसे कहा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। रागिनी जी आरुषि के ऐसे बर्ताव से बहुत चीड़ गई थी। उन्होंने गुस्से से दांत पिसकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? उद्धरण चिन्ह। रागिनी जी इससे आगे कुछ बोल पाती आरुषि ने फोन काट दिया और फोन को वही पास के टेबल पर रख दिया। उसे अब और गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, मुझे पता है माया कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, पर एक बात याद रखना, तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, तुम कामयाब नहीं हो पाओगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़ी। जब आरुषि पीछे मुड़ी तो किसी के सीने से टकरा गई। जब आरुषि ने ऊपर सर उठा के देखा तो आदित्य था जो उसे ही देख रहा था। उसे देख आरुषि ने अपने सर को सहलाया और कहा, मिस्टर धनराज गिर आप। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने जब आरुषि के मुंह से अपने लिए मिस्टर धनराज गिर सुना तो उसने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा। उसके ऐसे देखने से आरुषि 2 कदम पीछे हो गई। आदित्य ने उसे अपने करीब किया और उसकी कमर को कस के पकड़ लिया। आरुषि अब आदित्य के बेहद करीब थी। आदित्य ने उसे पूछा, क्या कहा तुमने अभी मुझे? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने कहा, कुछ भी तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उसे हकलाते हुए देखा तो उससे कहा, क्या तुमने अभी मुझे मिस्टर धनराज गिर नहीं कहा?
ये कह वो अपना चेहरा उसके करीब ले आया। अपने इतने पास आदित्य को महसूस कर आरुषि की दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने आदित्य से कहा, तो मुझे क्या क्या कहना है? उसे इस तरह डरते हुए देख आदित्य ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अब हमारी शादी हो गई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझे क्या कह के बुलाना चाहिए? ये कहते हुए आदित्य की आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी जो आरुषि के कानों में किसी मिश्री की तरफ थी। आरुषि समझ गई कि आदित्य उससे क्या कहना चाहता है। उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने अनजान बनते हुए कहा, तो मुझे क्या कहना चाहिए? उसकी स्माइल देख आदित्य समझ गए कि आरुषि नाटक कर रही है। आरुषि ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। आदित्य ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें अब आदत डाल लेनी चाहिए कि अब तुम मुझे मेरे निक नाम से बुलाओ, तो अब चलो जल्दी से मुझे कोई निक नाम दो। ये कहते हुए उसके हाथ आरुषि के कमर से होते हुए उसके टी शर्ट के कपड़ों के अंदर जा रहे थे। जैसे ही आरुषि ने अपने कमर पर आदित्य के ठंडे हाथों को महसूस किया तो वो सिहर गई। उसने कहा, छोड़िए मुझे आप। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने अपने हाथों को उसके पेट पर रखते हुए बोला, फिर से आप? अगर तुमने जल्दी से मुझे कोई निकनाम नहीं दिया तो सोच लो ये हाथ और ऊपर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद आदित्य ने अपने हाथों को उसके पर से थोड़ा ऊपर सरका दिया। आरुषि जाम सी गई। वो हैरानी से आदित्य को देख रही थी। वो आदित्य उसके पेट पर अपने हाथ फिराए जा रहा था। उसे गुदगुदी हो रही थी। आदित्य आरुषि को चुप होते देख होना हाथ ऊपर ले जाने लगा कि तभी आरुषि ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, जान। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को देख रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे जो कि आदित्य को किसी टमाटर की तरह लग रहे थे। आदित्य ने शातिर मुस्कान के साथ आरुषि के पेट से अपना हाथ हटाया और उसके गालों को पकड़ बोला, गुड गर्ल। ये कहने के बाद आदित्य ने उसके दोनों गालों पर किस किया। आरुषि ने उसके सीने पर अपना सर छुपा लिया। आगे की कहानी में जाने क्या हुआ मेरे अजानबी में। गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। चैप्टर 15 आरुषि की जलन। आदित्य और आरुषि साथ में एंजॉय कर रहे थे कि तभी उसके कमरे में कोई आया और आते हुए उसने कहा, बॉस हमें अभी जान होगा। वो ये बोल वो जल्दी से पीछे मुड़ गया। तो वही जब आरुषि ने और आदित्य ने उस तरफ देखा तो वहां आहान खड़ा था। आहान को वहां देख आरुषि शर्मा गई और आदित्य ने भी ये देख लिया। उसे आहान पर काफी गुस्सा आ रहा था। आहान ने कहा, सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। आहान ने डरते हुए कहा तो वही आदित्य ने उसे गुस्से में कहा, क्या तुम दरवाजा नॉक कर नहीं आ सकते थे? उद्धरण चिन्ह। आहान ने पीछे पलट कर कहा, सॉरी वो मैं भूल गया था कि अब आप सिंगल नहीं रहे। ये बोल उसने अपने दांत देख दिए। तब तक आरुषि ने अपने आप को सही किया और वहां से जाने लगी कि तभी आदित्य ने आरुषि को कमरे से पकड़ लिया और कहा, यही रहो। उसने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। आरुषि रुक गई। आदित्य ने आहान को देखते हुए कहा, क्या काम है? उसने बिना किसी भाव के कहा। तो आहान ने एक बार आरुषि को देखा और फिर आदित्य को, जैसे वो उन्हीं आंखों से इजाजत ले रहा हो। आदित्य उसका मतलब अच्छे से समझ गया था। उसने कहा, अब बोलो भी। उद्धरण चिन्ह। आहान ने अपना गला साफ किया और कहा, वो हमें अभी लॉस एंजेलिस जाना होगा। ऑनलाइन मीटिंग पॉसिबल नहीं है। यह मीटिंग हमें अटेंड करनी है और काम काफी ज्यादा है तो एक हफ्ता जरूर लगेगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन आदित्य सोचने लगा तो वही आरुषि ने जब ये सब सुना कि आदित्य को उससे दूर जान है एक हफ्ते के लिए तो उसे अच्छा नहीं लगा। पर उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि आदित्य का काम बहुत जरूरी है। उसने सोचा। तो आदित्य ने आहान से कहा, जाना कब है? उसने बिना किसी भाव के कहा। आहान ने जवाब देते हुए कहा, अभी। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने एक नज़र आरुषि की तरफ देखा जो नीचे अपने पैरों को देख रही थी। वो समझ गया कि आरुषि उदास है। उसने आहान को वहां से जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद आदित्य ने अपने हाथों से आरुषि का सर ऊपर किया। जब उसने आरुषि को देखा तो आरुषि का मुंह कुछ ऐसा था जैसे वो अभी रो दे। ये देख आदित्य ने उसके माथे पर किश किया और बोला, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने कहा, कुछ नहीं, जाना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने बड़े प्यार से पूछा तो आदित्य मुस्कुरा दिया और कहा, हाँ पर सिर्फ एक हफ्ते की बात है, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उसकी बात को समझा और कहा, ठीक है, पर तुम्हें वहां अपना ख्याल रखना होगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य आरुषि को अपनी फिक्र करते देख मन ही मन हुआ। उसने आरुषि से कहा, हाँ और तुम्हें भी, तुम जब भी बाहर जाओगी तुम अपने साथ गार्ड लेके जाओगी। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उससे कहा, गार्ड पर क्यों?
आदित्य ने उससे कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में रहो, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने कहा, गार्ड की जरूरत नहीं है और मुझे कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। आदित्य समझ गया कि वो ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए उसने कहा, तो ठीक है, अगर गार्ड की जरूरत नहीं है तो तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये बोल वो मुड़ कर कमरे से बाहर जाने को हुआ तो आरुषि ने उसे जल्दी से रोका। आरुषि समझ गई थी आदित्य की बात को टालना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं उन्हें अपने साथ ही ले जाया करूंगी। उद्धरण चिन्ह। आरुषि को उसकी बात मनाता देख आदित्य मुस्कुराते दिया। कुछ देर बाद सर्वेंट ने उसका सामान पैक कर दिया। आदित्य ने जाते हुए गार्ड को हिदायत दी कि उन्हें आरुषि का ध्यान रखना है। उन सभी ने आदित्य के सामने अपना सर हिला दिया। आदित्य ने आरुषि से कहा, तो तुम्हें यहाँ अपना ख्याल रखा है, मैं रोज तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उससे कहा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोल मुस्कुराते दी आदित्य ने उसे और भी सारी हिदायत दी। वो लोग बाहर बात कर ही रहे थे कि तभी वहां एक कार आकर रुकी जिसमें से दो लोग बाहर आए। उन दोनों ने आदित्य को ग्रीटिंग किया। आदित्य ने अपना सर हिला दिया। आरुषि ने जब उन दोनों को देखा तो वहां एक लड़की और लड़का था। आहान ने उनसे कहा, जॉय, तुम आ गई। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो उन दोनों से बात करने लगा। उसने उन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। तो वही वो लड़की जिसका नाम जॉय था, उसने आरुषि को देखा। आदित्य के साथ देख अच्छा नहीं लगा। आरुषि आदित्य को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसने तिरछी नजरों से जॉय को उसे घूरते हुए देख लिया था। वो समझ गई थी कि जॉय के दिल में आदित्य के लिए कुछ है। आरुषि उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती है? आखिर वो उसके पति पर लाइन दे रही है। आदित्य ने आरुषि से कहा, आहान यही है बिजनेस को देखने के लिए, अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम उससे कह सकती हो। हम मेरे आने के बाद माँ से मिलाने जाएंगे। ये बोल उसने आरुषि के गालों पर हाथ रखे तो वही जॉय ये देख चल रही थी। वो लोग गाड़ी में बैठ गए। जॉय और वो दूसरा लड़का अनिल कार में बैठ गया। जब आदित्य कार में बैठने को हुआ तो आरुषि ने आदित्य के बाहें पकड़ ली। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो आरुषि एक शातिर मुस्कान दे रही थी। आदित्य कुछ समझाता इससे पहले आरुषि अपने पैरों के पंजे के बाल खड़ी हुई और अपनी दोनों बाहें आदित्य के गले में डाल दिया और अपने होंठ आदित्य के होठों पर रख दिए। आदित्य को तो शौक लगा, वही बाकी सब भी शौक थे। गार्ड ने अपनी मुंडी नीचे कर ली। आहान ने अपनी नज़र फेर ली तो अनिल और बाकी सभी का भी यही ख्याल था, पर जॉय वो हैरानी से मुंह खोले आरुषि को आदित्य को किसिस करते हुए देख रही थी। आरुषि को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वही आदित्य को जब समझ आया कि आरुषि क्या कर रही है तो उसने आरुषि की कमरे को पकड़ लिया और उसे अपने और करीब कर लिया और उसे डिप किश करने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों अलग हुए। आरुषि ने उसके कान के पास कहा, ध्यान रहे तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोल उसने आदित्य को छोड़ दिया। आदित्य को उसका ये बिहेवियर काफी अच्छा लगा। अगर उसे जान नहीं होता तो वो इस लड़की को अभी ही खा जाता, पर कोई नहीं आने के बाद तो इसे पूरा ही खा जाएगा। आदित्य ने उससे कहा, तुमने ये कर फिर गलती कर दी। उसने गहरी सांस लेके खुद को शांत किया। आने के बाद तुम तैयार रहना। ये बोल उसने उसके फोरहेड पर किश किया और बाय बोल वहां से चला गया। साथ ही उसके साथ काय बॉडीगार्ड भी गए। उसके जाने के बाद आरुषि ने गहरी सांस ली और आहान के साथ अंदर आ गई। आगे की कहानी में जाने क्या हुआ मेरे अजनबी। क्या करेगी अब आरुषि आदित्य के बिना? 16 अनटाइटल्ड चैप्टर। आरुषि आहान के साथ अंदर आ गई, पर उसका ध्यान अभी भी आदित्य पर था। उसे खाली खाली सा लग रहा था। वही सोफे के पास आहान खड़ा था। आरुषि ने उसे बोला, तुम बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। आहान उसकी बात मान सोफे पर बैठ गया, पर अभी भी आरुषि का मन उदास सा था। उसने कुछ सोचा और उसने आहान से कहा, क्या मुझे एक फ़ोन और एक लैपटॉप मिल सकता है, नया सा? उद्धरण चिन्ह। आहान उसकी बात सुनी तो उसने सोचा शायद आरुषि बोर हो गई है तो इन सब चीज़ों से अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए उसने कहा, जी जरूर, मैं अभी थोड़ी ही देर में आपके लिए ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने किसी को फ़ोन किया और एक लेटेस्ट फ़ोन और लेटेस्ट लैपटॉप लाने को कहा। आरुषि ने आहान को कहा, तुम्हें ऑफिस का काम होगा तो तुम वो कर सकते हो, जो भी तुम्हें करना है। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहने पर आहान ने बोला, ऑफिस का काम के लिए विजय है, वो वहाँ सब संभाल लेगा, पर अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। सर ने मुझे यहाँ आपके लिए रखा है। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उसकी बात सुन हमें सर हिला दिया। सच में आदित्य उसके लिए कितना सोचता है,
तभी वहां एक मेड आई और उसने कहा, मैडम आज आप लंच में क्या खाएंगी? उद्धरण चिन्ह। आरुषि उसकी बात सुन आदित्य के ख्याल से बाहर आई और उसने आहान से कहा, तुम क्या खाओगे? उद्धरण चिन्ह। आहान हैरान था, अगर आदित्य को पता चला कि उसकी वाइफ उसके असिस्टेंट को लंच पूछ रही है तो वो उसका क्या हाल करेगा। ये सोच आहान के पसीने छूट रहे थे। आहान को जवाब न देता देख आरुषि ने कहा, क्या खाओगे तुम? उद्धरण चिन्ह। आहान उसकी बात सुन अपने ख्याल से बाहर आया और उसने हकलाते हुए कहा, आप मुझे क्यों पूछ रही है? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उससे कहा, इतने बड़े घर में मैं अकेले खाना खाते हुए बोर हो जाऊंगी, बेहतर है कि तुम भी मेरे साथ ही खा लो। आहान ने कहा, ओह। उसकी इस बात पर आरुषि चीड़ गई। आहान ने बताया ही नहीं कि वो क्या खाना चाहता है। आरुषि ने आहान से चीड़ कर कहा, तुम रहने दो, मैं खुद ही बोल देती हूँ। आरुषि मेड से बोली, मेरे लिए आप पुलाव बना दीजिए, और कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर आहान ने कहा, हाँ ठीक है पुलाव। उद्धरण चिन्ह। मेड ने दोनों की बात सुनी और वहां से चली गई। आहान और आरुषि कुछ देर बैठे थे कि तभी वहां एक आदमी आया और उसने आहान को लैपटॉप और मोबाइल दे दिया। उसके जाने के बाद आहान ने आरुषि को अच्छे से उस लैपटॉप और मोबाइल के फीचर बताए। आरुषि बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुनकर समझ रही थी। थोड़ी देर बाद वो सब कुछ समझ गई थी और लंच का टाइम भी हो गया था। उन दोनों ने लंच किया। अब जब आरुषि ने उसे ऑर्डर दिया था तो खाना ही था। लंच के बाद लिविंग रूम में आहान अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था तो वही आरुषि अपने लैपटॉप को सोफे के पास के टेबल पर रखी थी। उसने अपने फ़ोन और लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया था। काम करते वक्त आरुषि काफ़ी अटेंटिव नजर आ रही थी। आहान ने देख तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ। तभी आरुषि ने आहान से बहुत सीरियस होकर कुछ सोचते हुए कहा, आहान अगर किसी को बर्बाद करना हो तो उसकी शुरुआत तुम्हें क्या लगता है कहाँ से करनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। उसके इस सवाल पर आहान काम करते हुए रुक गया और बड़े ही गौर से आरुषि को देखने लगा। वो शौक था आरुषि के इस सवाल थे, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा पूछेगी। आहान ने उससे पूछा, आप किसी को बर्बाद करना चाहती है? आरुषि ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ मैं उससे एक एक कर उसका सब कुछ छीनना चाहती हूँ। आहान उसके चेहरे के हाव भाव से समझ गया कि आरुषि गंभीर है। उसने कुछ सोच के आरुषि से कहा, क्या आप माया सिंघसनिया की बात कर रही है? आरुषि को गुस्सा आया उसका नाम सुनते ही, पर उसने अपने गुस्से पे काबू किया और कहा, हाँ। उद्धरण चिन्ह। आहान को उम्मीद इसी जवाब की थी। उसने आरुषि से कहा, तो ठीक है, बॉस के लिए ये कुछ सेकंड का काम है, आप जो चाहेगी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आरुषि उसकी बात सुन चीड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि आदित्य इन सब झमेलों में फंसे, इसलिए उसने कहा, जानती हूँ, पर मैं खुद ये काम करना चाहती हूँ, वो भी अपने तरीकों से। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन आहान समझ गया कि आरुषि नहीं मानेगी, इसलिए उसने उससे कहा, ठीक है जैसा आप चाहे। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने कहा, अब मेरे सवाल का जवाब दो। उद्धरण चिन्ह। आहान ने उससे कहा, जब कभी सर को किसी से बदला लेना होता है तो वो सबसे पहले उसकी सबसे मनपसंद चीज़ उससे दूर करते हैं, फिर हर एक चीज़ जो उससे जुड़ी होती है, उसके बाद तो वो इंसान इस कदर बर्बाद हो जाता है कि कभी उठाने लायक नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। आरुषि उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। उसने कुछ सोचा शुरू कहा, अगर ऐसा है तो मुझे सबसे पहले माया के उस सपने को उससे छीनना होगा, उसके बाद तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। आहान ने कहा, हाँ, पर कौन सा सपना? आरुषि ने उसे बताया, माया एक बहुत बड़ी स्टार बनना चाहती है, उसे एक फेमस हीरोइन बनना है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए आरुषि के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। आहान हैरानी से आरुषि को देख रहा था क्योंकि थोड़ी देर पहले ये लड़की सुबह बच्चों की तरफ आदित्य है साथ नाश्ता कर रही थी और आदित्य के जाने पर उसे किसी बच्चे की तरह लिपटी थी, और अब इसका यह नया रूप। आहान ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। उसके बाद आहान और आरुषि ने थोड़ी देर तक कुछ डिस्कस किया। आहान ने आरुषि से कहा, अगर बॉस को इस बारे में पता चला तो क्या आपने उनसे बात की है? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उससे कहा, मैं उससे बात करने वाली थी, पर जब तुम आए उनके पास बिजनेस के काम को लेकर तो उन्हें बिजी देख मैंने उनको नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से अपने काम में कुछ बदलाव करें। उद्धरण चिन्ह। आहान आरुषि की ऐसी बात सुन उससे काफी इम्प्रेस हुआ। उसने मन ही मन कहा, जो मेरे भाई को समझती हो, उनके काम को समझती हो, वो भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये बोल वो मुस्कुरा दिया। आगे की कहानी में जाने क्या होगा, क्या होंगी आरुषि की चाल, जाने मेरे साथ मेरे अजनबी में। 17 आरुषि और आदित्य की फोन वाली किस। अगले दिन
जैसा कि आरुषि ने अपने काम को लेके फैसला किया तो उसने अगले दिन से उसने वो सारे काम करना शुरू भी कर दिया। उसने बहुत सारे फोटो स्टूडियो के बारे में सर्च किया, उसके बाद उसमें से उसने बेस्ट फोटोग्राफर को सेलेक्ट किया और उससे अपनी कुछ तस्वीरें खिंचवाई। आरुषि को नहीं पता था कि उसने जिस फोटोग्राफर को सेलेक्ट किया है वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि वो तो इंडिया की टॉप 10 सेलिब्रिटी के फोटो को खींचा करता है, जिसका नाम हेनरी है, जिसे अहाना ने वो काम करने के लिए चुना था। पहले तो उसने इस काम को करने के लिए मना किया, पर जब उसने आरुषि को देखा तो उसे उसमें कोई नई बात नजर आई। उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने का जुनून, उसका ऑरा, ये सब देख वो कहीं ना कहीं राजी हो गया था। पर जब आहान ने उसके सामने उसे यह बताया कि यह मैडम धनराज गिर है, तो शायद कोई पागल ही होगा जो मिस्टर धनराज गिर को मना करें। हेनरी ने आरुषि की काफ़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें ली और नई नई लोकेशन पर ली। ज्यादातर यह वह फोटो घर पर की ही थी, क्योंकि आरुषि नहीं चाहती थी कि यह बात उन सिंघानिया को पता चले कि वो कहाँ है, क्या करती है, इसलिए उसने अपना घर ही चुना। वैसे भी आदित्य का घर घर नहीं महल था, जिसका ख्वाब हर कोई देखता था। आरुषि कुछ तस्वीरें उस घर के गार्डन की थी और बैकयार्ड की थी, जो कि बहुत सुंदर था। आरुषि उन सभी फोटो में बहुत सुंदर लग रही थी। हेनरी के डायरेक्शन से आरुषि की फोटो देख लगता था जैसे कि वो किसी मॉडल की हो, और आरुषि की खूबसूरती तो और भी कायल कर देने वाली थी। आहान की हेल्प से काफ़ी काम हो गया था और हेनरी को ये बात बता दी थी कि वो किसी से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा, और हेनरी ने ऐसा ही किया। फोटो लेने के बाद आरुषि काफ़ी थक गई थी। पूरे दिन में उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया था, और जिन मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया था वो भी शहर के जाने माने आर्टिस्ट थे। उन्होंने आरुषि की स्किन को ध्यान में रख सब कुछ किया था। आरुषि की स्किन ऐसे थी कि उन लोगों को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा। रात का वक्त, आरुषि ने अपना खाना खत्म किया और बेडरूम में आ गई और जाके सीधा बेड पर लेट गई और खाली चाट को निहारने लगी। उसे आदित्य को 2 दिन से नहीं देखा था, जिस वजह से उसका मन काफ़ी उदास था। वो आदित्य के बारे में सोच रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। आरुषि ने ना चाहते हुए भी फ़ोन लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और मन ही मन कहा, अब कौन है जो मुझे मेरी जान को याद करने से भी रोक रहा है। ये बोल उसने फ़ोन पर शो हो रहे नाम को पढ़ा, जिसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसकी आधी थकान दूर हो गई। आरुषि ने जल्दी से आदित्य का वीडियो कॉल उठाया। अपने सामने आदित्य को देखने के बाद उसे चैन की सांस आई। आदित्य ने उससे कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उससे कहा, हाँ, नहीं सोई। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उससे कहा, क्यों? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उससे कहा, वो बस नींद नहीं आ रही है। उद्धरण चिन्ह। आरुषि की बात आदित्य ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने आरुषि के चेहरे को ध्यान से देखा। आदित्य कुछ पूछता इससे पहले ही आरुषि ने उससे पूछा, तुम बताओ, क्या तुमने खाना खाया? उद्धरण चिन्ह। उसके इस सवाल पर आदित्य मुस्कुरा दिया और कहा, यह लॉस एंजेलिस में सुबह है और अभी नाश्ते का वक्त है। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उससे कहा, ओह, और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उससे प्यार से कहा, ठीक है, पर तुम क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हें मेरी याद तो नहीं आ रही है? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उससे कुछ न छुपाते हुआ कहा, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और मुझे। उद्धरण चिन्ह। आरुषि को ऐसे हिचकिचाते हुए देख आदित्य कंफ्यूज हो गया। उसने उससे पूछा, मुझे क्या? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उससे हिचकिचाते हुए कहा, वो मुझे तुम्हें जरूरी बात बतानी है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल आरुषि आदित्य की ओर देखने लगी तो आदित्य ने उससे कहा, तो इसमें हिचकिचाने वाली क्या बात है, कहो जो कहना है। उद्धरण चिन्ह। आदित्य को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि आरुषि उससे क्या कहना चाहती है, क्योंकि आहान उसे आरुषि की हर बात बताता था, पर फिर भी वो आरुषि के मुंह से सुनना चाहता था। आरुषि ने कहा, ऐसे नहीं, मैं तुमसे इस बारे में आमने सामने बात करना चाहती हूँ, इसलिए अब तुम अपना काम खत्म करो, उसके बाद हम बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने बड़े ही ध्यान से आरुषि से बात सुनी। उसे अच्छा लगा कि आरुषि उससे आमने सामने बात करना चाहती है। आदित्य ने उससे कहा, ठीक है, अगर मेरी वाइफ चाहती है कि मैं अपना काम खत्म कर उसके पास पहुंचूं तो ठीक है, यही होगा। उद्धरण चिन्ह। आरुषि उसकी बात से खुश हो गई। उसे क्या पता था कि आदित्य क्या करने वाला है। आरुषि को खुश देख आदित्य खुश था। कुछ देर दोनों ने ऐसे ही बात की, फिर आदित्य ने कहा, ठीक है, अब जल्दी से मुझे किश करो और सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन आरुषि चौंक गई और उसने कहा, क्या किश? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने आसानी से कहा, हाँ, किश, जैसे उस दिन मेरे कार में बैठने से पहले किया था।
आरुषि ने अपने हाथ बांध लिया और कहा, उस वक्त तुम मेरे सामने थे और अब फोन में हो। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने कहा, तो ठीक है, अपने फोन को ही कर लो, मुझे लगेगा कि तुमने मुझे किया है, और अगर कहीं मुझे तुम्हारे किस में कमी लगी तो मैं तो वापस आ ही रहा हूँ, हफ्ते भर के सारे हिसाब ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह। आरुषि आदित्य के ऐसे कहने से शर्मा गई। हफ्ते भर से उसका क्या मतलब था। आरुषि ने अपने फोन को उठाया और अपने होठों का पाउट बना के किस किया और फिर उसे गुड नाइट बोल सो गई। आगे की कहानी में जाने क्या होगा। क्या आदित्य आरुषि के फैसले के साथ होगा या होगा इसके विरोध में। जाने में साथ मेरे अजनबी में। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी लाइक कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। 18 आदित्य का डर। आरुषि अगले दिन सुबह जल्दी उठी क्योंकि उसे ऑडिशन पर जाना था। उसने खुद को अच्छे से तैयार किया पर वो कहीं ना कहीं डर रही थी कि क्या वो ये कर पाएगी। पर नहीं, आरुषि ने खुद को यकीन दिलाया कि वो कर सकती है। आरुषि जल्दी से तैयार होकर नीचे आई और शांति से अपना नाश्ता किया। नाश्ते करने के बाद आहान ने उससे कहा, चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उससे कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसके रोकने पर आहान ने उससे कहा, पर बॉस ने कहा था कि आप जहाँ जाए अकेले ना जाए। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उससे कहा, हाँ, पर मैं वहाँ एक नॉर्मल सी लड़की बनकर जाना चाहती हूँ, अगर मैं वहाँ ऐसे गई तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। आहान ने कहा, पर उद्धरण चिन्ह। आरुषि अब इरिटेट हो गई थी। उसने कहा, पर वर कुछ नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने अपना पर्स उठाया और मोबाइल फोन लिए और बाहर चली गई। आहान कुछ न कर सका। तभी एक ड्राइवर ने आगे आके कहा, सर अब क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। आहान ने कुछ सोचा और कहा, तुम मैडम को उनकी लोकेशन पर छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। उसके ये बोलने पर ड्राइवर आरुषि को लोकेशन पर छोड़ने चला गया। आहान ने बाकी के गार्ड से कहा, तुम सभी मैडम को छिपकर प्रोटेक्शन करोगे। उद्धरण चिन्ह। आहान ने सभी को ऑर्डर देते हुए कहा था और सबने उसकी बात मानी। आहान ने एक गहरी सांस ली और आरुषि के जाने के बाद वो भी ऑफिस चला गया। दूसरी तरफ लॉस एंजेलिस में मीटिंग रूम का माहौल काफी गंभीर था। वहां पर कई बड़े बड़े फॉरेनर बैठे थे जो कि अपने देश की टॉप 10 बिजनेस में आते थे, पर सभी की नज़रें आदित्य पर थी कि वो क्या करना चाहता है। आदित्य धनराज गिर, जिसको दुनिया का नंबर 1 बिजनेस में माना जाता है, जो मीडिया में बहुत कम ही आता है और जिसे अपने सामने देखना ही बड़े गर्व की बात होती है। आदित्य ने अपने सामने बैठे वहां के लोगों को एक नज़र देखा और फिर अपने सामने रखी फाइल को। आदित्य ने अपने सामने रखी फाइल को एक नज़र देखा और कहा, ओके। उद्धरण चिन्ह। उसके मुंह से हाँ सुनते ही कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो काफी लंबे समय से आदित्य के साथ यह प्रोजेक्ट करना चाहते थे, पर आदित्य से मिल पाना इतना आसान नहीं था। वो कोई आम इंसान तो नहीं था। अभी सभी लोग एक दूसरे को देख मुस्कुरा कर बधाई दे रहे थे कि तभी आदित्य ने उनसे आगे कहा, मेरी कुछ शर्तें हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सभी शांत हो गए। सबने एक दूसरे को देखा, फिर आदित्य को। सबके मन में बस यही था कि अब इसकी क्या शर्तें हैं। तो वही आदित्य किसी राजा की तरफ बैठा था। आदित्य ने आगे कहा, इस प्रोजेक्ट के चलते इस फैक्ट्री में अभी के लिए इसका प्रॉफिट जो भी हो उसमें से 55% मेरा होगा, पर आगे चल के जब ये प्रोजेक्ट अपना असली खेल शुरू करेगा तब मुझे इस फैक्ट्री के 60% शेयर चाहिए और साथ ही 75% की प्रॉफिट। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखा, पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यह फैक्ट्री को आम सी फैक्ट्री नहीं है। इस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी थी, पर आदित्य के कनेक्शन की वजह से यह फैक्ट्री उन्हें मिल रही है। जब सब कुछ आदित्य ने किया था तो आदित्य को प्रॉफिट में और शेयर में बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए, ये बात ठीक थी, पर इतना ज़्यादा बड़ा हिस्सा वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि इस हिसाब से तो उन सभी के हाथ में सिर्फ 1 या 2% का प्रॉफिट और 1 या 2% का शेयर मिलता। तभी उसमें से एक आदमी उठा और उसने कहा, लुक मिस्टर आदित्य। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा ही था कि आदित्य ने अपनी कोट की जेब से बंदूक निकाल टेबल पर रख दी और उस आदमी को अपनी शातिर मुस्कान के साथ देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो उस मुस्कान से बिल्कुल अलग थी जो आरुषि की उसके साथ रहने पर होती है। अपने सामने बंदूक देखकर वो आदमी के डर के पसीने छूटने लगे और बाकी लोग जो बैठे थे वो घबराए हुए थे। वो आदमी जो खड़ा हुआ था वो बैठ गया और फिर सभी ने डर से कहा, हम तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने कहा, गुड। उद्धरण चिन्ह।
ये बोल आदित्य ने अपने साथ आए असिस्टेंट को इशारा किया तो वहां बैठे हुए आदमियों ने और आदित्य ने पेपर पर प्रोजेक्ट सिग्नेचर किया और डील पक्की की। इसके बाद आदित्य अपने रोबदार अंदाज में खड़ा हुआ और अपनी गन को अपनी जेब में डाल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सब ने राहत की सांस ली और 1 या 2% के चक्कर में अपनी जान तो नहीं गंवा सकते थे। मुंबई, अमृत स्टूडियो। आरुषि ने अपनी कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसके बाद वो ड्राइवर वहां से चला गया। आरुषि ने उस स्टूडियो का नाम पढ़ा और खुद से कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो आरुषि, सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल आरुषि ने एक गहरी सांस ली और अंदर चली गए। वहां पर बहुत सारे लोग आए थे ऑडिशन के लिए। अमृत स्टूडियो देश का जानमाना स्टूडियो था। वहां पर आज एक फिल्म के लिए ऑडिशन चल रहा था। उस फिल्म का नाम था ये दिल बना गया तुम्हारा दीवाना था, जिसके ऑडिशन के लिए कई सारे लड़के लड़कियां आए हुए थे। इस फिल्म के लिए मेल लीड और फीमेल लीड पहले ही चुन ली गए थे, पर कुछ किरदार अब भी बाकी थे जिसके लिए ऑडिशन चल रही थी। आरुषि भी उस एक किरदार के लिए यहाँ आई थी। वो किरदार उस फिल्म की 3rd फीमेल लीड का था, जो कि 1st फीमेल लीड की बहुत अच्छी दोस्त होती है। आरुषि ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी। उसे इस फिल्म में 3rd रोल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, जिसके लिए वो यहाँ आई थी। आगे की कहानी में जाने क्या होगा। क्या इस फिल्म में आरुषि को मिलेगा कोई रोल या फिर होगा कुछ और? जाने मेरे साथ मेरे अजनबी में। 19 आरुषि की परफॉर्मेंस। आरुषि ने एक गहरी सांस ली और अमृत स्टूडियो के अंदर गई। वहां और भी बहुत लोग आए। कई सारी लड़कियां वहां अपना ऑडिशन देने के लिए आई, पर आरुषि को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो आगे बढ़ी और एक लाइन में लग गई। उस लाइन में बहुत सारी लड़कियां थी। उन्हें वहां से एक फॉर्म भरना था और फिर उन फॉर्म के बेसिस पर उन्हें स्क्रिप्ट दिया जाता था। आरुषि ने आधे घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद वो फॉर्म लिया और उसे भरकर उन्हें दे दिया। उसे एक स्क्रिप्ट मिल गई जिस एक्ट को वो करना चाहती थी। उस एक्ट को करने के लिए पहले उसे उस किरदार का एक छोटा सा हिस्सा उन लोगों को परफॉर्म करके दिखाना था। आरुषि ने अपने आप को शांत किया और उस स्क्रिप्ट को पढ़ने लगी। वहां आई कई लड़कियां आरुषि को देख रही थी। आरुषि ने पीले कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था, पर उसकी स्किन ऐसे थी कि वो उसे खूबसूरत बनाती थी। वो लड़कियां आरुषि को देख अपना मुंह बनाने लगी थी, पर आरुषि इन सब से बेखबर। उसने अपने स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ा और अपने आप को तैयार किया। तभी एक लेडी वहां आई जिसने आरुषि का नाम पुकारा। आरुषि ने उस तरफ देखा जहां उसे जाना था। यह उस डायरेक्टर का कमरा था जहां और भी कई लोग थे उसके साथ। आरुषि वहां गई। उसने बड़ी ही अदब से वहां का दरवाज़ा खोला और उनसे अंदर आने की परमिशन ली। जब सबकी नज़र आरुषि पर गई तो वो उसके अंदर आने से लेकर उसके स्टेज पर उनके सामने खड़े होने तक उसे देखते ही रह गए। आरुषि बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से उसके चल के आने का तरीका, उसके चेहरे पर वो ठहरा, उसकी घनी पाल के सब उसे देख रहे थे। कमरे में 4 लोग थे जो कि इस फिल्म से जुड़े हुए थे। पहला तो तल्पेश जो कि कहानी के लेखक थे, दूसरा जो कि इस कहानी को मार्गदर्शन करने वाले थे, और एक मेल लीड जो कि एक फेमस स्टार विक्रम था, और एक औरत थी जो कि इस कहानी में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही थी। ऐसे तो कई लोग फीमेल में इन्वेस्ट करते हैं, पर जब कभी कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उसे बाकी सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है। सभी ने उसे देखा और आरुषि ने भी सभी को देखा। उसने काफ़ी पोलाइट तरीके से हेलो कहा। सबने अपना सर हिला दिया। तभी तल्पेश ने कहा, आपको आपकी स्क्रिप्ट तो पता ही है, तो चलिए शुरू कीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने उसे एक्ट करने को कहा। आरुषि ने हाँ में सर हिला दिया और अपनी एक्ट शुरू की। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखा और उसकी आंखें अब नम थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। उसने कहा, हाँ ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार है और यह मेरा दिल बन गया है तुम्हारे दीवाना, पर अब हमारे रास्ते अलग है। इसके आगे हम सिर्फ अजनबी होंगे, अजनबी। उद्धरण चिन्ह। ये कह उसने अपने डायलॉग को ख़त्म किया और अपने चेहरे पर अपने अशिक से दूर जाने वाले दर्द को दिखाया। उसकी इस एक्ट को देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस लड़की ने सच में बहुत ही शानदार एक्ट किया था। उसके आसपास कोई नहीं था, पर उसकी एक्ट को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई है जिसे उसे छोड़कर जान है। एक्ट खत्म होने बाद आरुषि वहां सीधे खड़ी हो गई और उन सभी के जवाब का इंतजार करने लगी। सभी थोड़ी देर बाद होश में आए। सभी एक दूसरे को आश्चर्य से देखते तो कभी आरुषि को। इस लड़की ने सच में कमाल की एक्टिंग की थी। तल्पेश ने कहा, आपका नाम? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने कहा, आरुषि। उद्धरण चिन्ह। तभी तल्पेश ने आगे कहा, आरुषि आपकी एक्टिंग तो काफ़ी अच्छी थी। क्या आपने इससे पहले कभी कोई एक्ट परफॉर्म किया है? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने बेझिझक कहा, जी नहीं, यह मेरी पहली कोशिश है। उद्धरण चिन्ह।
उसकी बात सुन सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे, पहली कोशिश और वो भी इतनी शानदार। तभी तल्पेश ने आगे उससे कहा, मैंने जब ये कहानी लिखी और इसके डायलॉग लिखे थे तो मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि इसे कभी इस तरह भी दिखाया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। आरुषि उनकी बात सुन मुस्कुरा दी। तभी फिल्म के मार्गदर्शन कल्पेश ने कहा, वाकई आप में टैलेंट तो है। उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी। तल्पेश और कल्पेश विक्रम की तरफ देखने लगे, जो कि आरुषि को ही एकटक देखे जा रहा था। दरअसल जब से आरुषि वहां आई थी वो बस उसमें खो सा गया, वो उसकी आवाज़, उसका मुस्कुराना, उन सब में जैसे वो खुद को डूबता महसूस कर रहा था। इसलिए तल्पेश और कल्पेश ने उससे कहा, आपका क्या कहना है मिस्टर ओबरॉय? उद्धरण चिन्ह। विक्रम उनकी आवाज़ सुन अपनी सांस में आया। उसने कहा, हाँ वाकई कमाल का है, गुड। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई, इस इतनी अच्छी एक्टिंग के बावजूद आप थर्ड फीमेल लीड के लिए ही क्यों? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने विक्रम को देखा, उसे देख वो थोड़ी नर्वस हो गई थी क्योंकि विक्रम ओबरॉय कोई मामूली एक्टर नहीं था। उसे कितने सारे बड़े बड़े अवार्ड मिले थे। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में तो उसे 3 बार बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला, जो कि अपने आप में बहुत ही सम्मान की बात है। और साथ ही साथ वो कई लड़कियों के दिल का सपना भी है। आरुषि ने यहाँ आने से पहले काफ़ी कुछ आहान की मदद से सर्च किया था। उसने उससे कहा, मुझे ये थर्ड फीमेल लीड का करैक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हर कदम पर अपनी दोस्त का साथ देती है और साथ ही प्यार से दूर रह के भी सिर्फ और सिर्फ उसकी रहती है। उद्धरण चिन्ह। विक्रम उसके इस जवाब से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। अब बारी थी फिल्म के इन्वेस्टर की, जो एक और था जिसका नाम तमीक्षा पटेल है। उसने आरुषि को सर से पांव तक देखा। हाँ वाकई उसकी एक्टिंग अच्छी थी, तो क्या वो इस लड़की को काम नहीं करने देने वाली थी? आरुषि को तमीक्षा का उसे इस तरह देखना सही नहीं लगा। वही तमीक्षा को आरुषि से अंदर ही अंदर नफरत हो रही थी। तमीक्षा को आरुषि के बारे में सब पता था पर आरुषि को नहीं। दरअसल तमीक्षा रागिनी की बहन थी जो कि विदेश में रहती थी। हाल ही में वो इंडिया फिल्म के चलते आई हुई थी। तमीक्षा को रागिनी ने बताया कि किस तरह आरुषि के वजह से माया और विशाल की शादी हो रही है। उसने तमीक्षा के मन में आरुषि को लेके जहर भर दिया था, जिस वजह से तमीक्षा आरुषि नापसंद कर रही थी। आगे की कहानी में जाने क्या हुआ। क्या आरुषि का सिलेक्शन होगा? क्या तमीक्षा कहेगी? जाने मेरे साथ, मेरे अजनबी। उद्धरण चिन्ह। 26 विक्रम का आरुषि को सपोर्ट करना। तमीक्षा आरुषि को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। उसे बाकी के 3 लोग देख रहे थे। तभी तमीक्षा ने आरुषि से पूछा, आपका पूरा नाम क्या है मिस आरुषि? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसके कहने का तरीका भी अलग था। आरुषि ने उसे देखा पर अभी भी वो उसे पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन है। आरुषि ने बेझिझक कहा, मेरा नाम आरुषि है और इसे मेरी माँ ने रखा था। मैं आगे चल के अपना नाम खुद बनाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल आरुषि उसे देखने लगी। सभी आरुषि की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वही विक्रम उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, ठीक है, हम आगे से आपके नाम को नहीं पूछेंगे। आपका जो ये टैलेंट, उससे एक दिन आप अपना नाम खुद ही बना लेगी। उद्धरण चिन्ह। विक्रम के जवाब से आरुषि खुश हुई और उसे देख बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ उससे कहा, थैंक यू। ये बोल आरुषि ने अपने आगे के बालों को पीछे किया, तो वही आरुषि का यह अंदाज विक्रम को बहुत अच्छा लगा। तो वही तमीक्षा को विक्रम का इस तरह आरुषि की तरफदारी करना अच्छा नहीं लगा। वो अंदर ही अंदर जल रही थी। दरअसल वो अपने बेटी कियारा की शादी विक्रम के साथ करना चाहती थी। अब विक्रम का इस तरह आरुषि को घूरना उसे पसंद नहीं आया। वाकई इस लड़की में कुछ बात तो जरूर है, जो आते ही इतने बड़े स्टार को अपने खूबसूरती के जाल में फंसा के रखा है। तमीक्षा ने आरुषि से बेरुखी से कहा, आप जा सकती है, हम आगे आपको अपडेट कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसने एक नज़र भी आरुषि को नहीं देखा था और अपने फाइल में काम करने लगी। तो वही तमीक्षा का ये बर्ताव बाकी के 3 लोगों को सही नहीं लगा। वो लोग एक नई लड़की के सामने तो उसे खुश नहीं कह सकते थे, इसलिए अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरुषि ने अपनी गर्दन हिला दी और वहां से बाहर चली गई। विक्रम को उसका वहां से जाना अच्छा नहीं लगा। उसके जाने के बाद कल्पेश और विक्रम ने तमीक्षा से इस बारे में सवाल किया कि क्या उन्हें आरुषि का परफॉर्मेंस पसंद नहीं आया। तमीक्षा ने कहा, मैंने उस लड़की से सिर्फ उसका नाम पूछा, पर उसने नहीं बताया, शायद इसलिए कि उसके घर में उसके ताल्लुकात अच्छे ना हो। अगर ऐसे एक्ट्रेस को हम साइन करें तो आगे चल के मीडिया को इस बारे में पता चल सकता है, तो मीडिया में हमारी फिल्मों से ज़्यादा उसकी बातें होंगी। उद्धरण चिन्ह। उन तीनों को तमीक्षा का ये जवाब सही नहीं लगा। तभी विक्रम उन्हें समझाते हुए बोला, क्या ये वजह सही है? उद्धरण चिन्ह।
विक्रम ने आगे कहा, मुझे तो नहीं लगता सही है, क्योंकि उस लड़की में काफ़ी टैलेंट है और हम सिर्फ उसके फैमिली प्रॉब्लम के चलते ऐसा करें तो ये गलत है, क्योंकि हम यहाँ सभी का टैलेंट देखने आए, ना कि किसी की घर की प्रॉब्लम। ये बोल विक्रम तमीक्षा को देखने लगा तो वही तमीक्षा को इस बात पर गुस्सा आया। वो आगे कुछ कहती इससे पहले वो कुछ बोलती तभी दिलपेश जी ने कहा, विक्रम सही कह रहे हैं, अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दें तो ऐसे तो हर किसी प्रॉब्लम है, और अगर हम यही सब देखेंगे तो माफ़ कीजिएगा ये फिल्म इंडस्ट्री कभी होती ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये बात तो हर कोई जानता है कि टीवी इंडस्ट्री में और बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर किसी का रिश्ता अपने परिवार के लोगों से ठीक नहीं होता। वो लोग टीवी पर कुछ और होते हैं और घर पर कुछ और। तभी डायरेक्टर कल्पेश ने कहा, हाँ, और मेरे डायरेक्टर एक्सपीरियंस के साथ कहूँ तो ये लड़की पर्दे पर कमाल दिखा सकती है। उद्धरण चिन्ह। कल्पेश ने उसकी तारीफ की। ये सुन के तीनों उसकी तारीफ में लगे हुए तो तमीक्षा का गुस्सा और भी बढ़ गया, पर वो अभी कुछ ज्यादा नहीं कर सकती थी। माना कि इस शो में उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, पर अभी उसके सामने विक्रम बैठा हुआ है। विक्रम अगर उस लड़की के सपोर्ट में तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि विक्रम सिर्फ एक स्टार ही नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अंडरवर्ल्ड और माफिया से जुड़ा हुआ है और वो काफी रिचार्ज फैमिली से बिलोंग करता है। तमीक्षा चाहती है कि विक्रम का सपोर्ट उसकी तरफ हो, इसलिए उन तीनों के बहुत समझाने पर वो ना चाहते हुए भी आरुषि को हाँ कर देती है। सब इस फैसले से सहमत हुए। तमीक्षा ने मन ही मन कहा, आज भले ही यह सब तुम्हारे सपोर्ट में है, पर कल मेरे सपोर्ट में होंगे। आने वाले वक्त में मैं तुम्हें इन लोगों के सामने इस तरह नीचा गिरा दूंगी कि यह लोग खुद तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर फेंक देंगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोल उसने अपने मन में आरुषि की चाल चलनी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ आरुषि स्टूडियो से बाहर आ गई थी, तभी उसे बाहर एक कार दिखी। वो उस कार की तरफ बढ़ गई और उसमें बैठ गई। उस कार में बैठे हुए उसने ड्राइवर से कहा, अंकल क्या आप घर नहीं गए थे? उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर जो कि 55 साल का था, उसने जब अंकल सुन ऑटो चौंक गया कि क्योंकि आदित्य ने आज तक उन्हें कभी ऐसा नहीं बोला, तो वही ड्राइवर ने आरुषि को जवाब देते हुए बोला, नहीं मैडम, आहान सर ने ऑर्डर दिया था कि आज मैं पूरा दिन आपके साथ रहूं और आपका ख्याल रखूं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन आरुषि अपना सर पर हाथ मारते हुए कहती है, यह आहान भी ना, इसका कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद आरुषि अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। आरुषि जब घर पहुंचाती है तो शाम हो जाती है। वो काफ़ी थक गई थी, क्योंकि उसे ऑडिशन के लिए इतना लंबा इंतज़ार किया था और आखिर में वो तमीक्षा का वो रुखा बर्ताव उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यही सब सोचते हुए आरुषि कार से बाहर आती है। आरुषि सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर जाने लगाती कि तभी उसे याद आता है आदित्य वहाँ नहीं है। उसका मन फिर एक बार उदास हो जाता है। जाने आगे की कहानी में क्या हुआ। क्या आरुषि जान पाएगी कि तमीक्षा कौन है? अब तमीक्षा क्या करेगी, जाने मेरे साथ मेरे अजान वीक में। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने, और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।